CH11 अद्भुत दुनिया 2A फ्लैट। हम सब रात को लेट चुके द हमारी आंखों में आंसू दी और अपनी पीछे की जिंदगी को याद कर रहे थे। तभी मैंने ध्यान दिया पीटर की आंखों में आंसू द। टू मैंने पूछो भाई इसे क्यों रो रहे, क्या बात है, क्यों दिक्कत है क्या, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। तब पीटर बोला। पीटर ने रोते हुए हमसे कहा कि दोस्तों मैं अब मैं क्या बताऊं, घर की बहुत याद आ रही है। पहले मैं घर से बाहर निकलने के बारे में सोचता रहता था कि एक बार मैं बाहर कमाने के लिए चला जाऊंगा और वहीं पर सेटल्ड हो जाऊंगा। काफ़ी कोशिशों के बाद मेरे हाथ में कामयाबी लगी और मैं घर वालों से विदा लेकर अपने काम की तरफ निकल पड़ा। तकरीबन 2 साल काम के बाद मुझे घर की काफ़ी याद सताने लगी और मैंने छुट्टी लेकर घर जाने के सोची। मी काफ़ी खस था कि कल घर जाऊंगा और माँ के हाथों का खाना कहूंगा। मैं खुशी खुशी सो गया और कल का इंतज़ार करने लगा। टू भर काफ़ी बारिश हो रही थी। टू मैंने भर जेकर देखा टू एकदम से बिजली गिरी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब आंख खुली टू मैं उस जूंगले में था, इसलिए अब माँ की बहुत याद आ रही है। क्या मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगा, बस यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू थे। ए फ्लैट में समझे हिच चुका था कि पीटर भी वही कहीं इंडिया में काम करता था और वो भी हमारे टाइम से गायब है। जितना समय हमें हो चुका था लगभग इतना समय पीटर को भी हो चुका था। मैं शांत मन से ये सब सोच ही रहा था कि पीटर बोला भाई अपने बारे में भी बताओ, क्यों आपने मेरे बारे में टू जान लिए। अब मेरी बारी थी अपनी कहानी बताने की। टू मैंने शुरू की। जैसा कि आप मेरा नाम जानते ही है कि मेरा नाम गौरव है और मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था और जिम्मेदारी भी बड़ी थी, इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की और इंजीनियरिंग कर ली। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब तक यूएस चीज़ का स्कोप ही ख़त्म हो गया। मैं इधर उधर घूमता रहा, कहीं जॉब मिली और कहीं नहीं मिली। अब घर वालों के ताने सुख में घर से निकल आया और एक कंपनी में जॉब करने लगा। मैं मानता था कि वो मेरे मतलब की नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जब कोई अच्छी मिल जाएगी तो क्विट कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं मिली और मैं वही काम करता रहा। क्यों छुट्टियां बची थी तो हम सब ने मिलकर घूमने का प्लान बनाने और यहाँ आकर फंस गए। जो चीज़ तुम्हारे साथ हुई वही हमारे साथ हुई। हाँ, लेकिन अब घर वालों की वो बातें और ताने याद आते हैं। पीटर ने कहा। सही कहा भाई, घर वालों के साथ जिंदगी का पता नहीं चलता कि मुश्किलें होती क्या है। सिर्फ पैसा सब क्यों नहीं होता, एक परवाह करने वाला परिवार भी होना चाहिए। विकास अब तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में बताओ या यूं ही चुप रहकर सुनते रहोगे। विकास ने उत्तर दिया। नहीं नहीं, जरूर बताऊंगा, आखिरकार हमें एक दूसरे के बारे में पता तो होना ही चाहिए। मैं भी विकास के बारे में ज्यादा क्यों नहीं जानता था, बस वो दोस्त था और उसने अपने GAV और माता पिता का नाम इसके अलावा हमें क्यों नहीं बताया था। बताया क्या, हमने कभी पूछो ही नहीं क्योंकि हमें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। आज पीटर की वजह से मुझे याद आया हम पांचों दोस्त अपने आप के बारे में ही नहीं जानते। तब विकास बोला। विकास ने अपने बारे में बताना शुरू किया। भाइयों मेरा नाम विकास है, ये तो तुम जानते हाई हो और मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे अलावा मेरे 2 और भाई हैं, उन्होंने जितनी जमीन जायदाद थी सब धोखे से अपने नाम करवा ली और मेरे पास क्यों भी नहीं छोड़ा। माँ बाप दहाई नहीं तो मुझे संभाले वाला भी कोई नहीं था। तब मेरे चाचा ने मुझे संभाला और तब से मैं उनके साथ ही रह रहा था। मैंने अकाउंट्स पढ़ी हुई है तो अकाउंट्स में मेरी अच्छी जॉब लग गई और तब से वही सेटल्ड हो गया। लेकिन मेरे भाई कैसे भी हो मैं उनको हट याद करता हूँ। ए फ्लैट तीनों लोगों की आंखों में आंसू दी और विकास की कहानी सुनकर हम दोनों को दुखा हुआ और सोचा इसने जो भी झेला है उसके आगे हमारा दर्द तो क्यों भी नहीं था और अब वो यहाँ आकर फंस गया था। ए फ्लैट में मन में यादों की बारात लिए सो गए। जब आंखें खुली तो देखा सुबह हो चुकी थी और क्यों सिपाही हमें लेने आए हुए थे। वो घोड़ों पर आए थे लेकिन उनके घोड़ों की गति हमारे चलने की गति से भी काफ़ी कम थी। जहाँ वो 1 घंटे में पहुँच पाते वह हम क्यों 6 कदमों की दूरी पर पहुँच गए थे। ए फ्लैट हम राह के दरबार में राजा के लिए एक तकरीबन 5 फुट का सिंहासन बनाया गया था और वो यूएस पर बैठकर हमसे बातें करने लगा और बोला तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, हमें बताओ। तब मैं बोला हुजूर हम यहाँ दूसरी दुनिया से आए हैं और 3 दरवाज़ों में से एक दरवाजे ने हमें यहाँ लाकर छोड़ दिया। तब वहाँ का राजा जिसे सब लोग महाराज कहकर बुलाते थे वो बोला तुम लोग हमें कोई नुकसान पहुँचने तो नहीं आए हो ना, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करने देंगे और तुम्हारे साथ हर संभव मुकाबला करने को तैयार है। बोलो। तभी गौरव बोल पड़ा। नहीं हुजूर, हमला ये कैसी बातें कर रहे हो आप, हम तो खुद ही यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम आपको या आपके इस राज्य को कोई नुकसान पहुँचाए, इसलिए आप यूएस चीज़ के बारे में ना सोचे कि हम आपको और आपके लोगों को क्यों नुकसान पहुँचाएंगे। महाराज ने कहा ठीक है, जब तक तुम यहाँ हो तुम उसी पहाड़ी के पास रह SKT हो। हमें इस बात का अफसोस रहेगा कि हम आपको खाना नहीं खिला पाएंगे। अगर हम आपको कहा खिला देंगे तो हमारा गांव अकल में चला जाएगा
और यहाँ पर भूकंपाई डे से हालत पेड़ा हो जाएंगे क्योंकि थोड़े से आपका क्योंच होगा नहीं ज्यादा हमरे बस से बाहर है अगर पूरे गांव का राशन भी खिला देंगे तो भी वो आपके एक टाइम का और एक आदमी का ही हो पाएगा। गौरव एक निराश भाव के साथ बोल पड़ा, कोई बात नहीं हुजूर, आपने हमें यहाँ रुकने की अनुमति दी, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हम आपके एहसानमंद रहेंगे और आपका ये अब कार हमें जीवन भर याद रहेगा, इसलिए आप चिंता ना करें। महाराज ने पूछो, तुम लोग जाओगे किस प्रकार, क्या आपके पास कोई रास्ता है, आपने इसके बारे में क्यों विचार किया है? गौरव ने बताया, हाँ जो वो सामने वाला समंदर है, हम यूएस तरफ से जाएंगे क्योंकि मैंने रात वहां जाकर देखा था, वहां से एक रास्ता है। महाराज ने घबराते हुए बोला, इस तरफ से आप कैसे जा सकते हैं, उधर तो बहुत बड़ा और विशाल समंदर है जिसका कोई अंत नहीं है, वो तो काफी लंबा है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। गौरव ने कहा, बस अब एक वो ही रास्ता है हमारे पास, बस अब एक नाव बनाकर यूएस तरफ निकल जाएंगे और फिर देखेंगे कि वो हमें कहाँ तक ले जाएगा। महाराज ने दुखी भाव से कहा, जैसा आपको ठीक लगे और हाँ, नव बनाने में हम आपको मदद करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, हम आपकी सहायता करेंगे, इसलिए आप अपने आप को अकेला ना समझे। गौरव ने हाथ जोड़कर कहा कि आपका बहुत धन्यवाद महाराज, अब हमें आज्ञा दे, हमें अपना कार्य भी प्रारंभ करना है, जितनी जल्दी हमारी नाव बनेगी हम उतनी ही जल्दी प्रस्थान कर सकेंगे। ए फ्लैट हम वहां से वापस अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगे हो, समंदर के पास हमने बनाया हुआ था और ऐप कर भी क्या सकते थे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने नाव बनाने की थी कि हम किस तरह से नाव बना सकते है, क्योंकि अगर हम जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते तो उसमें बहुत से पेड़ों को काटना पड़ता और हम पेड़ों को नहीं काट सकते थे क्योंकि हम पहले ही भुगत चुके थे अपनी दुनिया में और हमें अच्छी तरह से मालूम था कि पेड़ काटने की वजह से क्या अंजाम हो सकता है और हम अपनी इस गलती की सज़ा इस दुनिया को नहीं देना चाहते थे। अब हम कोई और रास्ता खोजने लगे, अभी हम सोच ही रहे थे कि हमें समंदर के पास क्योंच खराब और टूटे हुए पेड़ नजर आए और हमने अपने नाव बनने के लिए अन पेड़ों का इस्तेमाल करना वजीब समझा। तब टीके क्योंच गांव वाले भी आ चुके थे, जिनके पास जो भी था वो सब लेकर आए थे जिससे हमारी नाव तैयार की जा सके। इस भी खुशी खुशी हमारे साथ काम करवा रहे थे, तभी वहाँ का राजा आया और बोला, आपके जैसा एक और आदमी आया था एक बार और खाना ना मिलने की वजह से उसने गांव वालों को खाना शुरू कर दिया, इसलिए हम आपको देखा डर गए थे कि कहीं आप भी इसे हाई टू नहीं है। फिर एक दिन वो अचानक से समंदर में गया और चलता चलता काफ़ी दूर टीके निकल कर गायब हो गया। आप अच्छे आदमी लगते हैं, आप नहीं जाए तो अच्छा होगा, इसमें काफ़ी रिस्क है, क्योंच ना क्योंच दिनों में कोई ना कोई हाल निकल ही जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम इंतजार कर सके, अब देरी थी तो सिर्फ और सिर्फ नाव बनने की, क्योंकि हमें इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हम इसी हालत में थे कि हमें अगर आग का दरिया भी पार करना पड़ता तो हम वो भी खुशी खुशी कर जाते, क्योंकि अनजान राहें और अनजान दुनिया ये सब किस्से और कहानियों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। ए फ्लैट हमारी नाव लगभग आधी बन चुकी थी, इसलिए हमारी आधी चिंता दूर हो चुकी थी। अब देर थी तो सिर्फ समंदर की तरफ बढ़ने की। ए फ्लैट हमारी नाव को बनाने में पूरा गांव मदद कर रहा था तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमारी नाव भी लगभग पूरी ही बन चुकी थी और अब हम तैयार द निकलने के लिए। वहां आना आसान था, लेकिन वहां से निकलना इतना ही मुश्किल था। समुंदर की विशेषता तो आप सभी लोग जानते ही हो कि वो अपने आप में कितने राज समीट हुए हैं और उसी एक राज से पर्दा उठाने के लिए हम भी यूएस सफ़र पर चलने वाले द बस अब आगे की कहानी के लिए बने रहे। CH-12 टॉयज वर्ल्ड ए फ्लैट हमारी नाव बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और हम निकलने के लिए एकदम से तैयार द हमने उन छोटे छोटे लोगों के जज्बे को सलाम किया और हमारी माँ दाद करने के लिए उन्हें तहे दिल से शुक्रिया बोला और अपनी नाव में बैठने लगे और चलने के लिए बिल्कुल तैयार। द जहाँ हम इतने खस थे वहाँ क्योंच निरसा भी थी, क्योंकि समंदर के विपरीत दिशा में जाना इतना आसान नहीं थी। अब हमने क्योंच दूरी पैदल नाव को धक्का लगाते हुए तय की और जहां पानी नाव के चलने लायक हो गया वहां जाकर नाव में बैठ गए और चापुओं की मदद से नाव को धकेलने में मदद करने लगे। अब हम तीनों काफ़ी तेजी से नाव को धकेल रहे थे और काफ़ी दूरी हम तय कर चुके थे, लगभग वहां से हम आधा दूर निकल आए। द वाकई में ये आसान नहीं था, समंदर में उल्टी दिशा में नाव को धकेलना, मानो अगर सोचे तो सोचने में ही लोगों की हालत टाइट हो जाए। तो हम लोग तो इस चीज़ को कर रहे थे, तो हम पर क्या बीत रही होगी इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ सोच में लगाना काफ़ी मुश्किल था। ए फ्लैट हम इस आस में कि अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, बढ़ते रहे रास्ते में
तूफान आया समंदर में, मानो इतना तेज तूफान था कि उसमें तहाना मुश्किल होता जा रहा था। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ना हमें आगे क्योंच ना जरा आ रहा था और ना ही क्योंच पीछे। बस चलते जा रहे दी और तूफान और तेजी से बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से एक ऐसी लहर आई जो हमारी नाव को उड़ाकर अपने साथ ले गई और हम हवा के साथ उड़ने लगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूएस लहर के साथ हमारी नाव एकदम से चूर चूर हो चुकी थी और हम एक टापू पर जाकर गिरे। पहली बार में वो टापू मानो ऐसा लगा जैसे किसी कार्टून की तरह लगा, क्योंकि पेड़ VHA के इसे द डे से मानो प्लास्टिक के हो और यूसपा फ्रूट्स भी इसे हाय द। हमने हाथ बढ़ाकर एक आम तोड़ लिया टू हाथ लगाने पर ऐसा ही लगा जैसे कि प्लास्टिक का हो, लेकिन जैसे ही वो मुंह में रखा टू उसका स्वाद काफ़ी हट्टी के एक आम से अच्छा था और एक खाते हाय भूख सब दूर हो गई। हम सब ने एक एक आम खाया और हम सब की भूख खत्म हो गई थी। फिर 2 to 3 आदमी आए, वो भी कार्टून के डे से दिखने में इसे की डे से किसी ने सॉफ्ट टॉयज में जान फूंक दी हो। सच में वो ना जरा देखने लायक था। तो उन्होंने कहा, आपने यहाँ का कानून तोड़ा है, आपने बिना किसी की इजाज़त के यहाँ से फल तोड़े हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कहा, भाई साहब यहाँ पर पूछने के लिए कोई था ही नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा, फिर आपको यहाँ से फल तोड़ने ही नहीं चाहिए दी, आपसे जुर्म हुआ है तो आपको इसकी सज़ा जरूर दी जाएगी। ए फ्लैट वो हमने लेकर चल दिया। रास्ते में हमें सॉफ्ट टॉयज में हाई शेर, छोटा भालू, पैंडा, हिरन, कुत्ता, बंदर, गिलहरी, चिड़िया ETC जानवर देखने को मिले। कमाल की बात ये थी कि सब के सब सॉफ्ट टॉयज के बने हुए थे। मन करता था कि मानो उठाकर अपने साथ ले चले। हमें अब की जर्नी में ये वर्ल्ड SBSE अच्छा लगा और मज़ेदार भी, क्योंकि वो दुनिया अपने आप में ही एक अलग थी। हम उनके साथ चलते जा रहे थे। वो दुनिया अपने आप में एक जादुई मालूम पड़ती थी, बिल्कुल कार्टून के डे से एकदम मज़ेदार। हमें देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, जैसे कि हम बचपन में सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलते दी। अब हम उनके नगर में पहुंच चुके दी। उनके घर भी प्लास्टिक के ब्लॉक से बने हुए दी और वहां पर भी इसे हाई लॉग द सॉफ्ट टॉयज जेस का तुम की कार, जो कि एक ड्राइंग जेस कलर की सड़क पर चल रही थी, हमें पैदल ही ले जाया जा रहा था। जैसे ही हम यूएस नगर की सीमा के अंदर पहुंचे तो एक पुलिस कार हमें लेने आई, जो कि एक रिमोट कार के जैसी थी। हमें उसमें बैठाया गया और वो कार बिना ड्राइवर के चलने लगी। हमें बहुत अचंभा हो रहा था, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार ले रहे थे हम। इसी कार में हम बचपन में बैठने का सपना देखते थे। वो कार एक नगर के पास जाकर रुक आई और कार से आवाज़ आई कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, कृपया नीचे उतर जाए। ए फ्लैट हम नीचे उतारे और हमने पाया हम एक नदी के सामने खड़े हैं और अचानक एक ब्लॉक से बना ब्रिज सामने आ गया और हम दंग रह गए। यूएस ब्रिज से क्योंच और सिपाही आए और हमें से बोले कि आप अंदर आइए, और हम यूएस ब्रिज पर चलने लगे। काफ़ी डर लग रहा था यूएस पर चलने में, क्योंकि बचपन में हम जब भी ब्लॉक से खेलते थे तो वो पैर रख HT हाई टूट जाया करते थे, मगर यहाँ ऐसा नहीं था। वो हमारा वजन उतना सकते थे। हमें अस ब्रिज से होते हुए ब्लॉक्स की बनी हुई जेल में ले जाया गया। ये दुनिया लगभग हमारी दुनिया के जैसी ही थी, पर बिल्कुल अलग। यहाँ ब्लॉक्स के घर, द प्लास्टिक के पेड़ और कॉटन के टॉयज। हमें जब अंदर ले जाया गया तो हमने देखा एक पुलिस के जैसा गुड्डा अंदर बटा था और बोइटा हुआ का काफी क्यूट लग रहा था। उसने हमें एक कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। अब हम कुर्सी पर बैठे तो उसने पूछो कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने बिना किसी से पूछे वहां से फल क्यों चुराया। मैंने कहा, हम दरअसल काफ़ी दूर से आए हैं और एक तूफान में फंसने की वजह से हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी तो हमने एक एक फल तोड़ कर खा लिया। इससे ज़्यादा हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने भूख मिटाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि भूख के कारण हम भूल गए कि किसी से हमको पूछना भी है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो उसने बोला, फल खाने के लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन बिना पूछे खाने पर सज़ा ज़रूर है, क्योंकि हमारी इस दुनिया में हर चीज़ के लिए एक अलग सज़ा बनी हुई है। और आपके लिए ये सज़ा है कि आपने जो आम खाया है, जब तक उसके बीच से फल उगाकर आप लोग उस बगीचे के मालिक को ना दे दो, तब तक के आपको वहीं पर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। हमने उनसे आग्रह किया कि हम अपनी दुनिया में निकलना चाहते हैं, इतने वक्त तक यहाँ नहीं रह सकते। तब उन्होंने बोला कि हमारी इस खिलौनों की दुनिया के क्योंच कानून है वो तो तुम्हें मानने ही पड़ेंगे, यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हमने ज़्यादा बहस ना करते हुए उनकी बातों को मान लिया और फिर से यूएस तरफ निकल पड़े, जहाँ हम यूएस समुंदरी तूफान की वजह से पहुँचे। हमने यूएस आम की गुठली उठाई और मीन में लगा दिया और वहाँ क्योंच दूरी पर बैठे हुए एक जर्जर हालती गुड्डे को देखा। तो हमने उससे पूछो कि आपकी ये हालत कैसे टैब। वो बोला, आपकी दुनिया में क्योंच लोग हमें इसी हाई हालत में छोड़ कर चले जाते हैं, फिर वहाँ का सफ़र ख़त्म करके हम इस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। हमारी ये छोटी सी दुनिया है और यहाँ पर ही अपना
गुजारा करते हैं। आप लोग चाहो तो जा सकते हो। हमें उसकी हालत पर काफ़ी तरस आया और हमने फैसला किया कि जब तक हम उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था ना कर दे जब तक वही रहेंगे, अगर हमें सालों भी लग जाए तो भी हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। हमने प्रयास किया और उस उजड़े हुए बगीचे को एक अच्छा और सन देर रूप दिया। वहाँ के पेड़ों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, इसलिए कुछ दिनों में पेड़ बड़े हो गए और अन पर फल भी लगने लगे। लेकिन इस बार हमने 1 to 1 नहीं बल्कि काफ़ी पेड़ लगाए जिस पर अच्छे अच्छे फल लगने लगे और वो जर्जर हालत वाला गुड्डा उन्हें बेचकर अपना काम करने लगा। अब हमें वापस ले जाया गया और इस बार हमें जेल में ना ले जाकर होटल में ले जाया गया। वो काफ़ी अच्छा होटल था, वहाँ पर जय डटार चीज़ हमारे जैसी ही थी, घर के डिज़ाइन और लोकेशन वगैरह सब। क्योंकि उनका अपना एक टेलीकम्युनी कैटाइन भी था। वकीय में वो दुनिया और हमारी दुनिया में काफ़ी फ़र्क था। खाना पीना होने के बाद हमने सोने के फैसला किया वकीय में अनबिस्तर पर। हमें बहुत अच्छी नींद आई। वो बहुत एडवांस दुनिया थी जिसकी कल्पना करना भी उसका अपमान होगा। फिर वहाँ के सिपाहियों के द्वारा ही हमें एक गुफा की तरफ छोड़ दिया गया और बोला गया ये रास्ता आपको आपकी दुनिया से 70 से 80 साल पीछे निकलेगा, लेकिन आप घबराना मत, वहाँ से आपको रास्ते के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिससे से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हमारी इस दुनिया का राज ही रखना होगा, किसी को बताना मत, हम आपसे गुजारिश करते हैं। और इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। ए फ्लैट हमें भी आगे बढ़ना था और हम आगे बढ़े और इस गुफा में चलते ही चले गए दूर तक। तो आपको टॉयज़ वर्ल्ड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और हमारी इस कहानी पर प्यार बनाए रखें। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएंगे। CH13 पुराना जमाना। हम टॉयज़ वर्ल्ड से निकल कर एक गुफा में चलते गए। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन हमारे पास चलते रहने के साथ साथ और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमें चलते चलते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और फिर हमें एक साइड से उजाला आता दिखा। अब हम उस उजाले की तरफ चल निकले। अब हम एक घने जंगले में निकल चुके थे और वहाँ पर निकलने का रास्ता काफ़ी छोटा था, तो निकलने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हम जंगले को महसूस कर ही रहे थे कि कुछ आदमी हमारी तरफ आए जिन्होंने धोती कुर्ता पहना था और सर पर पगड़ी भी थी और हमें देखा। बोले तुम लोग कौन हो और किस तरह के कपड़े पहने हुए हो? हमारे कपड़े भी अजीब हाय द काफ़ी दिनों के पहने हुए द। हमने उनसे पूछो ये कौन सा साल है टीबी? वो लोग हंसने लगे और बोले लोग जगह पूछते हैं, वैसे ये 1960 है। हम 1960 में पहुंच चुके द, यानी अपने टाइम से 62 साले, यानी अपने दादाजी के जीवन काल में। अब हम देखना चाहते थे कि हमारे 823 बड़े लोगों ने किस प्रकार से जीवन जिया है और जिन रोज़मर्रा वाली चीज़ों पर हम खिच करते हैं वो किस तरह की थी और कितनी वैल्यू थी अन सब की। अब हम उन लोगों के साथ चल दिए और गांव के एंड आ पहुंचे। वाकई में वो गांव हरा भरा था जैसा कि हमें बताया गया था। वाहन के रूप में हर घर में साइकिल थी जिसका लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ताज़ी हवा, मानो एकदम ताजगी का एहसास दिला दे। लोगों के पास ज़मीन थी खेती के लिए। लोग सुबह से लेकर शाम तक खेतों पर काम करते। द थकान कैसी होती है मानो उन्हें पता ही ना हो। अभी देश आज़ाद हुए काफ़ी कम टाइम हुआ था, तो लोग अभी सही से जीना सीख रहे थे। हमें वो GAV का माहौल काफ़ी अच्छा लगा। हम एक घर में पहुंचे और उनसे कुछ मदद मांगी। वहाँ पर एक परिवार में दादा डैडी और उनका एक लड़का रहता था। 3 लोगों का परिवार था। हमने जे भी उनसे मदद मांगी तो अन लोगों ने एक बार भी झिझक महसूस एनएचआई की और एक बार में ही हाँ बोल दिया और बोले आओ आओ आपका ही घर है। घर भी वो पुराने जमाने की ही तरह बना हुआ सिंपल सा था और उसकी चाट नहीं लेंटर की थी और नहीं गटर IGE हुए द। वो पतली पतली ईंटों से बनी हुई थी और घर मिट्टी से बने हुए और मिट्टी से ही लाइप हुए द, जिन पे गोबेर से लिपाई कर दी जाती थी। और शाम के टाइम पा 825 अनी से छिड़काव करने के बाद जो ठंडक का एहसास, मानो वहां से निकलने को मन हाय ना करे। घर काफ़ी लंबे चौड़े में बना हुआ था जहां पीछे की तरफ वो परिवार रहता था और हमारे रुकने के लिए भर GHAAS और पन्नी और क्योंच सामानों की सहायता से बनाए गए घर में रुकने की व्यवस्था की गई थी। वो दिखने में काफ़ी सिंपल द, लेकिन उसमें खाद थी और पीने के पानी के लिए घड़ा और लाइट के लिए लैंप लगाया हुआ था। वहां पर 4 से 5 लोगों के लिए जगह थी। वो देखने में जितना सिम प्ले नज़र आ रहा था उतना ही अच्छा था। ठंडा बनाए रखने के लिए उसमें गोबर की लिपाई की थी जिससे उसमें ठंडक थी। गर्मियों के माह गी उसम में भी VHA का टेम्परेचर 23 से 24 के आसपास रहा होगा। ठंडक तो थी, ये मानने वाली चीज़ें हैं। जैसा कि हमने बच्चापन में सुना था कि गोबर की लिपाई करने से घर में एक अच्छी खुशबू के साथ साथ ठंडक भी रहती है। वो हमने एकदम ठीक खाई सुना था, उसका एहसास बयान नहीं करा जा सकता। गौरव ने हेस्ट हुए कहा, क्यों विकास कभी सोचा था कि इसे घर में रहने को भी मिल सकता है? इसी तो तुम्हें कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसा क्यों भी मिल सकता है? NI से छिड़काव करने के बाद जो ठंडक का
एहसास मानो वहां से निकलने को मैन हाई ना करे। घर काफी लंबे चौड़ में बना हुआ था जहां पीछे की तरफ वो परिवार रहता था और हमारे रुकने के लिए भर घास और पन्नी और क्योंच सामानों की सहायता से बनाए गए घर में रुकने की व्यवस्था की गई थी। वो दिखने में काफी सिंपल था लेकिन उसमें खाद थी और पीने के पानी के लिए घड़ा और लाइट के लिए लैंप लगाया हुआ था। वहां पर 4 से 5 लोगों के लिए जगह थी। वो देखने में जितना सिंपल नजर आ रहा था उतना ही अच्छा था। ठंडा बनाए रखने के लिए उसमें गोबर की लिपाई की गई थी जिससे उसमें ठंडक थी। गर्मियों के मौसम में भी VHA का टेम्परेचर 23 से 24 के आसपास रहा होगा। ठंडक तो थी, ये मानने वाली चीजें हैं। जैसा कि हमने बच्चापन में से सुना था कि गोबर की लिपाई करने से घर में अच्छी खुशबू के साथ साथ ठंडक भी रहती है। वो हमने एकदम ठीक ही सुना था, उसका एहसास बयां नहीं करा जा सकता। गौरव ने हेस्ट हुए कहा, क्यों विकास कभी सोचा था कि इसे घर में रहने को भी मिल सकता है? इसी तो तुम्हें कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसा क्यों भी मिल सकता है। 824 विकास ने हेस्ट हुए कहा, ना मैंने तो इसे घर सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग में ही बनाए है। मैंने कहा इसे घर देखे है, मैं तो विदेशी हूँ, मुझे कहा देखना नसीब होता है ऐसा। क्यूच तुरंत पितर बोल पड़ा, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था इसे घरों के बारे में। वाकई में अद्भुत टेक्निक है इन लोगों के पास, और ठंडक इतनी कि किसी को भी ब्लैंकेट का उस कामा पड़ जाए। अद्भुत है ये वाकई में यार। ऐसी एड भूत टेक्निक मैंने तो कभी नहीं देखी और ना कभी ऐसा सोचा। मैंने तो ये लैंप भी पहली बात ही देखा है, मेरे लिए तो ये कोई अजूबे से कम नहीं है। गौरव फिर पीटर को बताते हुए, यही है रियल इंडिया, हम लोग काफ़ी बार ये सब सुनते हुए आए हैं लेकिन देखने का एक्सपीरियंस ये हमारा भी पहली बार है। क्यों विकास, शायद तुम हरा भी पहली ही बार होगा। विकास बोला, हाँ ठीक कहा, हमने भी रियल इंडिया देखा ही कहा था, बस किस्से और कहानियों में सुनते ही आ रहे थे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था वैसा होता था, लेकिन आज देखकर क्यों तो जालिम हो गया। चलो, पीटर ने कहा, मैं क्यों समय यहीं पर बिताना चाहूँगा और देख चाहूँगा YHAKN नज़रों को। क्या कहते हो दोस्तों, मेरा तो ये पे ही चले एक्सपीरियंस हाल। मैंने तो इसे क्यूट सुना भी नहीं, अगर हम यहाँ हैं तो क्यों ना फिर पूरी तरह से हाई एंजॉय किया जाए। गौरव ने सहमति जताते हुए कहा कि क्यों नहीं, जब यहाँ तक आए हैं तो क्यों NHI देखेंगे। आखिरकार ये सौभाग्य मिलता ही कितने लोगों को है। अब तो यहाँ के सारे नज़ारे लेकर ही जाएंगे कि यहाँ क्या क्या होता है, लोग क्या क्या करते दिया। अब तो सब चीज़ें अपनी आंखों से ही देखेंगे ताकि हम भी कह सके कि हमने भी वो जमाना एंजॉय किया है। शाम का टाइम था और GAB में सभी लोग जल्दी हाई सो जाते हैं। तभी दादाजी का लड़का रमेश, जो कि इकलौता था अपने माँ बाप के, वो हमारे पास आया और बोला। रमेश ने हमें बुलाते हुआ कहा कि आइए, खाना खाने का समय हो गया है, आपको भूख भी लगी होगी तो पहले क्यों खा लो। गौरव ने रमेश से कहा, इसमें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी, हम खुद बना लेते। आप हमें इस तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं, आपने हमारे रहने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की और अब खाना भी। रमेश ने फिर कहा, तकलीफ कैसी, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा धर्म है और हम तो आपको एक घर का आदमी मानते हैं, इसलिए आप शर्मिंदा ना हो और चलिए हमारे साथ। गौरव ने पीटर से कहा, देखा पीटर, हाँ, हमारे देश में मेहमानों का कितना आदर होता है, मेहमान मतलब घर का ही आदमी लगा कर चलते हैं। पीटर ने अपना उत्तर दिया, इंडिया तो जाना ही अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाता है। यहाँ के लोग जिस तरह से अपनी मेहमान नवाजी जताते है उससे तो दुनिया भर में हाई इंडिया का नाम है और अब तो पूरी दुनिया ही जानती है भारत का इतिहास। मेहमानों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। पीटर, जो कि मूल रूप से अमेरिकन था, उसके लिए तो ये काफ़ी हद तक बिल्कुल नए जैसा ही था। उसकी तो कल्पनाओं में भी ऐसा दृश्य कभी नहीं आया होगा और हम भी KBHI सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसा क्यों अपनी आंखों से देख पाएंगे। हम रमेश के साथ साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। वहां पर दादी जी खाने के लिए तैयारी कर ही रही थी। तभी विकास बोला, विकास दादी से, दादी आप क्यों तकलीफ उठाती है, आप बैठिए, आज खाना हम बनाएंगे आपके लिए, आज आप हमारे हाथ का खाना चख कर देखे कि आपको कैसा लगेगा। दादी विकास से, क्यों हमें पाप के भागी दार बनाते हो, आप हमारे मेहमान हैं और कहना हम आपको बनाकर खिलाएंगे, आप बैठ जाइए, अगर आप खाना बनाएंगे तो हमारे दिल पर बोझ सा रह जाएगा, इसलिए मैं आपको खाना नहीं बनाने दे सकती। गौरव दादाजी से, नहीं दादाजी, आप एक बार दादी जी को मनाइए और आप हमारे हाथों का खाना खा कर तो देखिए। हमारे बार बार जिद करने पर भी वो मानने को तैयार NHI थे, लेकिन हम जिद पर अड़े रहे। वैसे भी विकास बहुत अच्छा खाना बनाता था और पीटर भी एक्सपर्ट था खाने में, वो NYI तरह का खाना बनाने में माहिर था। तो उन दोनों ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली और नई नई तरह का भोजन बनाया और हम
सब ने वो मज़े से खाया और सब लोग खाने की तारीफ करने लगे। वाकई में खाना काफ़ी जवाब था और पानी वहाँ पर अभी भी कुएं पर से आता था। तो हमने बोला पानी हम लेकर आएंगे। रमेश हमारे साथ चल दिया हमें बताने के लिए यूएस गांव के बीचों बीच एक कुआं भी था जिस पर शाम के समय में सब पानी भरने आते द हमें देखा सभी लोग हमारे बारे में पूछने लगे। तो रमेश ने बोला ये उनके जानने वाले हैं इसलिए कुछ दिन हमारे यहाँ पर ही रुकेंगे। ये सब सुनने के बाद सब गांव वालों साइड हो गए और हमें पहले पानी भरने के लिए बोला। वाकई में उस समय के लोग बहुत नेकदिल होते दी अपनी परवाह ना करते हुए मदद के लिए आगे रहते द हमने माना किया तब लोगों ने जबरदस्ती हमें पहले पानी भाने दिया। हम पानी भर कर घर की तरफ चल दिए और वहाँ की गलियों के कच्चे रास्ते थे जो कि पुराने जा माने वाली फीलिंग दिलाने में पूरी भूमिका अदा कर रहे दी और हम भी ये सब नज़ारे लेते हुए घर की तरफ चल दिए और कुछ देर में हम घर पहुंच चुके दी और हम अपनी झोपड़ी में गए और अपने कपड़े बिछाए। आप यकीन नहीं करोगे वहां पर रात में इतनी ठंड थी कि लोग वहां पर रजाई का प्रयोग करते थे। हमने कपड़े बिछाए और सोने के लिए लेटने लगे तभी दादाजी आए। दादाजी हम सबसे बोलते हुए चलिए आप लोग अकेला महसूस कर रहे होंगे मैं आपके साथ रुकता हूँ वैसे भी आपके लिए तो नई जगह है मेरे साथ रहने से तुम्हें डर नहीं लगेगा। गौरव दादाजी से दादाजी आपको तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है हम ठीक है हम सो जाएंगे आप चिंता ना करें हम नहीं डरेंगे आप चिंता ना करें। दादा हमसे बोलते हुए चिंता कैसी आप मेरे बच्चों की तरह है आपका ख्याल रखा हमारा फ़र्ज़ बनता है जैसा मेरे लिए रमेश वैसे तुम सब क्या सोचते हो बच्चों अगर कोई दिक्कत है मेरे साथ सोने में तू बता दो। गौरव दादाजी से दिक्कत तो कोई नहीं है चलो अब आप नहीं मानतू चलो कोई बात नहीं सो जलिए आप यहीं पर हमारे साथ हमको तो खुशी होगी आपके यहाँ होने से। दादा हमसे अगर आप लोग अकेला सोना चाहते हो तो मुझे बता दीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है अपना हाई घर समझो और भी झिझक बोल दो डरो मत। गौरव दादाजी से नहीं नहीं इसी बात नहीं है बड़ों के साथ बैठने का सौभाग्य आजकल कहाँ हाई मिल पता है हमारे लिए तो ये खुशनसीबी हाई होगी अगर आप यहाँ हमारे साथ होते हो टू। दादाजी हम लोगों से आप लोग की घर के मालूम पड़ते हो तुम सब लोग हो किस गांव से वैसे हमें अभी तक ये पूछने का मौका नहीं मिल पाया। टैब हमने दादाजी को बताया कि हम लोग फ्यूचर से यहाँ तक आए हैं टू। दादाजी हंसने लगे और बोले बैको मजाक करने को ही मिला था क्या। हमने बोला दादाजी हम लोग सच में भविष्य से आए हैं यकीन नहीं होता टू ये देखिए हमने सेलफोन दिखाया और उसमें क्यूट फोटो भी दिखाई जिससे देखकर वो अखैमी आ गए और अब उन्हें हमारी बातें सच लगने लगी थी। टैब हमने दादाजी से असगावमी नाम के बारे में जाना कहा टू। दादाजी बोलो कि इस गांव का नाम भीकनपुर है। गांव का नाम सुनते हाई हमें याद आया कि भीकनपुर टू पूजा के गांव का नाम है और रमेश भी पूजा के हाई दादाजी नाम था। ए फ्लैट हमें मालूम चल चुका था कि हम पूजा के घर पर आए हुए थे। हमने पूजा की क्यूट तस्वीर दादाजी को दिखाए और बताई कि ये आपकी पोती की तस्वीर है जिन्हें देखकर दादाजी बहुत खुश हुए और पूछा कि मैं अपनी पोती से मिल पाऊंगा। ए फ्लैट हम उन्हें ये सब बताकर उदास नहीं करना चाहते थे कि वो अपनी पोती और पोते नहीं देख पेंच क्योंकि दादाजी मृत्यु 1990 में हो जाएगी और पूजा 96 में और उसका भाई 92 में पैदा हुए दी। अब हम सब इन्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सब देखकर वो काफी खुश थी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा वो खुशी खुशी नाचने लगे और हम अब ये सब चीज बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहते द हमने ना बताना हाई जरूरी समझा। वो सब काफी खुश नजर आ रहे दी अब उन्हें परेशान नहीं करना चाहते दी इसलिए हमने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा। ए फ्लैट वो बहुत खुश थी और हम भी काफी खुश द हमें भी वहाँ पर बहुत मजा आ रहा था यहाँ जहाँ स्विमिंग पूल ढूंढते हैं नने के लिए वहाँ आज भी लोग गहरे गए रेकू वो मी नहर द तालाब और नहर हर गांव के पास थी कुंड जहाँ पर लोग दिन भर इकट्ठा होते दी अपनी गाय ना ले दी और सब आदत के बहुत आचे लोग द हमारा वहाँ पर काफी मैन लग रहा था। यहाँ आज भी 5 पैसे 10 पैसा आना इस टाइप की करेंसी चलती थी और यहाँ के मुकबल टू महंगाई क्यूच भी नहीं थी इस जमाने और इस जमाने में टू ये मान लो कि फ्री की तरह हाई मिलती थी लेकिन अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास जो करेंसी थी वो यहाँ पर नहीं चल पाती लोग जानते भी नहीं दकी इतने बड़े भी नोट होते होंगे। अब हम वहाँ के प्यो मैजे ल रहे द दिन में तालाबों पर शाम को खेतों पर जाने लगे और वहाँ का वातावरण काफी अच्छा था जिसके कारण हमें वहाँ रहने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी काफी अच्छा और सुंदर गांव था। अब हमें वहाँ पर 3 से 4 दिन का समय बीत गया था और हमने चलने की इजाजत मांगी लेकिन दादाजी ने माना कर दिया कि आप लोग नहीं जाओगे कुछ टाइम बाद गांव में शादी है टू आप यूज अटेंड करके जाओगे। उनके बार बार कहने पर हम उनसे माना नहीं कर पाए क्योंकि हम उनका मान समा को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते दी। अब हम सब ने शादी तक रुकने का फैसला किया क्योंकि हमारे पास आगे जाने का कोई रास्ता था हाई नहीं हमने सोचा जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक यही रहते हैं। ए फ्लैट गांव में शादी
का माहौल बनना शुरू हो गया था। लेकिन वही बात है, जितना पुराना गांव उतना हाई ज्यादा अंधविश्वास में पड़ता है। जीज उनकी ये मानना था कि अगर साड़ीवेल घर को अकेला छोरा तो कोई भूत लड़की को अपने साथ ले जाता है। ये सब अंधविश्वास के चक्काओं में लोग डरे होते दी और वहां लगभग हाफ भर्ती के शादी का समारोह होता था। घर भरा रहता था रिश्तेदारों से। चलो अंधविश्वास हाई सही, कम से कम अपनों को बांध के रखने का टू प्रयास करते हाई द नहीं टू आज के समय के किसके पास इतना टाइम रखा है कि एक हफ्ते पे हल शादी में आ सके और समारोह का हिस्सा बन सके। हमको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था कि हम उस टाइम की शादी का पाद जहाँ हाफ्टो टी के शादी चलती थी, अब धीरे धीरे सा आदि वाला दिन भी नजदीक आ गया था। टू हम सब ने गांव वालों के साथ मिलकर काम करवाया। विकास और पीटर को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। टू उन्होंने ने खाना बनाने का जिम्मा संभाल लिया और मैंने साज सजावट और बाकी का इंतजाम का जिम्मा उठाया। सभी गांव वालों के साथ मिलकर अस समय खेत खाली द टू मैंने आज के जमाने के हिसाब से एक ओपन और कम खर्चे वाला टेंट लगाया और सभी स्टूल बहुत अकी से सजा दी। क्यूट चीज उपलब्ध थी और क्यूट चीज हमने अपने आप से बनाई। जीज की चौमन, गोलगेप, टिक्की, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, दही भले आप सब इस तरह के आइटम देखकर अपनी आंखें बैंड नहीं कर पाते और जो खता वही था रीफ करता कि कहना लाजवाब बना है। सब खाने की तारीफ करते नहीं थाकते वहां के लोग। सिर्फ सिंपल हाई कहना बने। द शादियों में भी जीज आलू की सब्जी, पेठे की सब्जी, लेकिन पे तर और विकास ने दूध से पनीर बनाया और मावा की इकट्ठा किया, जिसको इकट्ठा करने की किसी को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि गांव में पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा दूध मिलता था। ए फ्लैट जिस घर में शादी थी पहले वो लोग काफी डर रहे द नई तरह का खाना देखकर कहीं बा आरट वेल नाराज ना हो जाए। लेकिन जब बारट वालों ने खाना खाया तो वो बस खाते हाई रह गए। इस तरह का खाना उन्होंने पहली बार खाया था। उस टाइम पर 2 से 3 दिनों तक रुकती थी और शादी का प्रोग्राम दिन में हाई होता था क्योंकि लाइट थी नहीं, इसलिए रात होने से पहले सबका खाना पीना होना था और अगले दिन चढ़ाट और फेरों का प्रोग्राम होना था, जिसकी वजह से 2 दिन तक रुकती हाई थी। ए फ्लैट 2 दिनों तक उनकी बहुत अच्छे से सेवा की और अच्छा खाना हुआ तो वो सब लोग काफी खुश होकर गए। ए फ्लैट हमें भी यूएस गांव में लगभग 6 से 7 दिन हो चुके थे। अब हमने फिर अगले दिन सुबह वहां से निकलने के फैसला किया। ए फ्लैट हमने सोचा क्यों ना हम अपने गांव देखने जहां से हम आए थे। हमने भी उनसे जाने के लिए पूछो, तब उन्होंने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर के लिए घोड़ा टांगा मिल जाएगा, बस आपको उनकी मदद से जाना पा देगा। हमने भी चलने की ठान ली और चल दिए। अब हमारे पास कई चुनौतियां थी, जैसे कि हमने कभी बस से सफ़र नहीं करा था और अब हमें नए वाहन से सफ़र करना था। ए फ्लैट हम चल दिए दूसरे गांव की तरफ, जो कि विकास का गांव था रतनगढ़ की तरफ। रतनगढ़ राजस्थान की तरफ एक गांव था। अब हमें वहां की यात्रा करनी थी जो काफ़ी दूर थी। वाटी के हम रेल की मदद से जा सकते थे। अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ बड़े रेलवे स्टेशन भी यूएस समय ज़्यादा नहीं थे, उसके लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और जैसे से हम किसी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। रेलवे स्टेशन भी आज के ज़माने की तरह नहीं था, वो एक पुराने जमाने की तरह ही था। खुला हुआ बीएस एक रूम के अंदर टिकट मिल रही थी हमें। जीएवी वालों ने कुछ पैसे दिए थे रास्ते के लिए, उससे हमने टिकट खरीदी और रेल में बैठ गए। ये अब तक का सबसे शानदार सफ़र था। ना रेल में इतनी भीड़ थी, बिल्कुल खाली, क्यों यात्री थे वो भी ना के बराबर, ना रेल में इतने डब्बे, द सब ज्यादातर खाली ही नज़र आ रहे थे। हम तीनों बैठ गए और गाड़ी चलने के लिए तैयार थी और रेलगाड़ी चलने लगी और हम इस सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार थे। CH-14 कथन परिश्रम उस समय रेल का इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, वो ही था जो केल की मदद से चलता था। इस वजह से गाड़ी की रफ्तार इतनी अच्छी नहीं और हम कम भी नहीं कह सकते। तब वाकई में बहुत मेहनत कमी पड़ती थी। रेल को चलने के लिए एक आदमी परमानेंट कोयले घेरने के लगा रहता था। अब हम रेल के साथ रतनगढ़ के लिए निकल चुके थे और इंतजार करने लगे कि देखते हैं उस समय रेल कैसे और किन किन हिस्सों से निकल कर जाती थी। अब हम रेल के सफ़र का मज़ा लेने लगे। चलते चलते हमें भूख लगी तो हम अगले स्टेशन का इंतज़ार करने लगे, लेकिन अगले स्टेशन पर कुछ नहीं मिला। बस वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ था, जिसकी सहायता से हम सब ने पानी पिया और आगे के लिए भी भर कर रख लिया। ए फ्लैट टिकट चेकर आया और हमने उससे पूछो कि कहना मिल सकता है तो उसने कहा कि मिलेगा, लेकिन क्यों चुनिया स्टेशन पर ही। ए फ्लैट हम इंतज़ार करने लगे और एक जंक्शन आया, वहाँ बहुत सी चीज़ें उपलब्ध थी लेकिन भीड़ वहाँ भी कम ही थी। हमने खाना खाया, खाना काफ़ी अच्छा था। समोसे रास्ते के लिए पैक करा लिए क्योंकि रास्ते में भूख लगती, इसलिए हमने उसका पहले ही जुगाड़ कर लिया था और हम चलते गए और रात हो गई थी। अब हम सोने लगे और सोने के लिए भी मन बात पर एक ब्लैंकेट रखा था, हमने वो ओढ़ा और सो गए। सुबह जब उठे तो अभी भी
हम चल ही रहे थे, हमने टीटी से पूछो कि रतनगढ़ कितनी दूर है, तब वो बोला अभी और लग जाएगा आधा एक घंटा। हमने बोला ठीक है। ए फ्लैट आधे घंटे बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। द रतनगढ़ वकीय में एक सुंदर जगह थी जो वहां पर फोर्थ वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। यूएस के पत्थर एकदम चमकदार थी, उनमें चमक मार रही थी। इससे पता चलता है कि वाकई में प्रदूषण न होने से कितना फ़ायदा था। कहते हैं कि अगर पूरा देश खोद दिया जाए तो इतना सोना निकलेगा ज़मीन के अंदर से कि पूरे भारत को ढक सकता है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ए फ्लैट हम इन किलों का आनंद ले रहे थे। सच में वो एक हिल स्टेशन हाई था, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था रतनगढ़ किला। ए फ्लैट हमने वहाँ खूब मजे लिए, कभी की घूमे कभी कहीं, लेकिन विकास का गांव नहीं मिल पाया तो हम वहाँ से मेरे गांव की तरफ निकल लिए जो एक आज के समय में नोएडा में है। हमें दिल्ली पहुंचकर वहाँ से निकलना था। यूएस समय काफ़ी दिक्कत रहती थी, एक आदमी महीने में मुश्किल से 150 से 200 रुपीज़ ही कमा पाता था, इसलिए जीवन जीना इतना आसान भी नहीं था और खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। उस समय में हमारा 1 रुपया काफ़ी चल गया था। हमने खाना भी खाया और टिकट भी लिया और अभी भी हमारे पास कुछ पैसे बचे हुए दी। अब हम मेरे गांव की तरफ जाने के लिए तैयार दी। अब हम निकल चुके द मेरे गांव की तरफ। वकील में वो एक अलग ही मंजर था क्योंकि मैं अपने पापा के जन्म से पहले का गांव देखने वाला था। सोचो कितना एक्साइटेड होगा ये सब। अब हम चलते गए और चलते हुए एक जगह पर पहुंचे, वहां से बताया गया कि यहां से आपको आगे की दूरी पैदल हाईटाई करानी होगी। अब हम पैदल निकल पड़े। सच में काफ़ी मुश्किल सफ़र था। वहां से आगे का गहना जंगल और जंगल के बीच में से जाता हुआ रास्ता सो अमेजिंग, लेकिन डर भी उतना ही लग रहा था। अब हम चलते गए चलते हुए गांव तक आ पहुंचे। वो दूरी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर्स की होगी, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था जैसे हमने 10 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया हो। अब मैंने देखा कि जैसा हमारे पिताजी और बाबा जी बताते थे उसकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी। कच्चे उजड़े हुए रास्ते और कच्चे मकान जो टूटी हुई हालत में नज़र आ रहे थे। अब हम रुके और मैंने अपने दादाजी का नाम लेकर पूछो कि हमें वहाँ पर जाना है। हम वहाँ पर गए और उनसे माइल्स टाइम में वो मात्र 17 से 18 साल के थी और काम करने में काफ़ी तंदुरुस्त। हमने उनसे पूछो क्या हम यहाँ रह सकते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि यहाँ तो नहीं रह सकते, हाँ लेकिन तुम्हारे रहने की व्यवस्था खेत पर कर दी जाएगी और आपको खाना भी दे दिया जाएगा। हमने भी बोल दिया कि बदले में हम खेतों पर काम कर दिया करेंगे और वो हमें खेतों पर ले आए। वहाँ पर एक कुटिया टाइप की बनी थी, उसमें 2 खाट पड़ी हुई थी। सर्दी इतनी थी नहीं। हमने फैसला किया कि जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता है तब टीके हम यही रुकते हैं। खेतों पर काफ़ी सब्जियां थी, सालजम, गाजर, मूली, खीरे यानी कि खाने की सब्जी सब थी और दिल इतना बड़ा था कि जितनी मर्जी उतनी खाओ, किसी की कोई रकटोक नहीं थी। अब हम वहाँ आराम से रुके। ठंडा पानी मिलता कुएं का जो हमरा ही था, हमारे खेत पर बना हुआ था। वहां पर सभी लोग पानी भरने आते थे और उसी पानी को पीते थे। रात के समय कोई नहीं आता था, हाँ लेकिन शाम तक अच्छी आवाजावी रहती थी। शाम के बाद जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो हमें भी डर लगने लगा क्योंकि वहां पर लाइट जलने के लिए लैंप भी नहीं था। हमने डरे से हमें रात गुजारी और सुबह होते ही गांव की राफ निकल पड़े। गांव काफ़ी अच्छा था, वो अलग बात है कि क्यों सुविधाएं नहीं थी गांव में। आज भी लोग किसी भी चीज़ को लेने गांव से भर हो जाते। ना जी एवी में कोई स्कूल था और ना ही जाने के लिए कोई साधन, या तो लोग अपनी साइकिल का प्रयोग करते और जिन पर साइकिल भी नहीं तो वो पैदल ही निकल पड़ते थे, लेकिन कभी भी अपने काम को अगले दिन पर नहीं टालते थे। जैसा कि हमें गांव में बताया गया था कि यहाँ पर जंगल में मारकाट भी होती है, इसलिए हमें रात को नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन दिन में काफ़ी चहल पहल रहती थी। लोग गिल्ली डंडा और कुश्ती जैसे खेल खेलते थे और कुश्ती के लिए अपने लड़कों को तैयार करते थे और कुश्ती के बाद सब काम के लिए चले जाते। द टैप 10 बुग्गी रेत गिरने पर 1 रुपया मिलता था। अब हमने भी बुग्गी ली क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास 3 बुग्गी थी जो गांव में किसी के पास नहीं थी। अब हमने भी पूरा दिन काम किया और तब जा कर हमें 1 रुपया और 50 पैसे मिला। सुनने में काफ़ी कम लग रहा था, लेकिन यूएस रुपये की कीमत कोई हमसे पूछो काफ़ी मेहनत के बाद मिला था 50 पैसे। हमने मेरे बाबा को दे दिए बुग्गी के किराए के लिए और 1 रुपया अपने पास रख लिया। इस तरह से हमने 3 दिन काम किया और 3 रुपीज़ कमा लिए और अब हम वहाँ से भी चलने को तैयार थे, लेकिन हमें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। हमने दिल्ली जाकर एक फैक्ट्री में काम करना ज़रूरी समझा क्योंकि जब तक कोई रास्ता ना मिलता तब तक हमें खाने और जीने के लिए कुछ तो करना ही था। अब हमें नौकरी आसानी से मिल गई क्योंकि उस टाइम हमें इंग्लिश आती थी। जब कोई एक अढ़ाई इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश की वजह से हमें महीने के 1000 रुपीज़ मिलते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आज के टाइम में 10 लाख से भी ज़्यादा। अब हम उस फैक्ट्री में दिल और जान से काम करते रहे। हमने काफ़ी पैसा कमाया और हमें काम करते करते लगभग 4 महीने हो चुके थे। हमें अभी तक जाने का कोई रास्ता नहीं मिल
पाया था अब हम दिल्ली में अच्छी तरह से सेट हो चुके थे, हमारे पास काफ़ी पैसा था। उससे हमने एक घर लिया और अपने ज़रूरत का सामान लिया। हमने सोचा अगर जाना नहीं हुआ तो कम से कम अच्छे खासे पैसे टू जॉब कर रख ले अपना जीवन जीने के लिए। अब 1 साल में हमने लगभग इतना पैसा कमा लिया था जो हमारे लिए पर्याप्त था। ए फ्लैट हमें सिर्फ नहीं कहना था यहाँ से, और ये पैसे हमारे लिए कोई काम के नहीं थे। हमने काफ़ी प्रयास किए लेकिन कोई हाल नहीं मिल पाया और हम वहीं पर अपना जीने का तरीका ढूंढने लगे। अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा था, लेकिन हमारे किसी मतलब का नहीं था। अब हमने सुना था कि एमपी में ही एक कैलाश मंदिर है जिसकी गुफा का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया और उसमें रिसर्च भी चल रही है। अब हमने वहां तक जाने का फैसला किया। हम वो घर और बहुत सा पैसा एक गरीब आदमी को देकर वहां से चल दिए। क्योंकि पैसा हमने अपने साथ भी रखा जिससे हम अच्छे से खा पी सके और अपना जीवन अच्छे से गुजर सके। और क्या चाहिए था हमें, अब हम एक ऐसे मंदिर की तरफ चल दिए जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना ही था, वो भी 2022 में, जिसके बारे में सिर्फ रूमर ही थी या क्यों सच्चाई भी वो हम नहीं जानते। हमें तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से निकलना था और क्यों भी नहीं हम चल दिए थे वहाँ से। क्या हम पहुँच पाएंगे या फिर जो इतिहासों में गायब हुए आदमी है वो हम है? सवाल बहुत है लेकिन जवाब आपको मिले इस कहानी के साथ। बने रहने पर CH15 गुप्त रास्ता। ए फ्लैट क्या था, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन भी था और जाने के लिए एक आधा ही सही, लेकिन उम्मीद तो थी हाई। बस हम इस उम्मीद में वहां से निकल पड़ा। आप लोगों ने रेलवे के आमे सुना तो होगा, SBSE पहली रेल मुंबई में ही चली थी, इसलिए हम सबसे पहले स्टेशन पर जाने के लिए निकल पड़े। ए फ्लैट हमारे पास बहुत पैसे थे तो हमने अच्छे से कहाया और ज़रूरतमंदों को भी खिलाया और हम रेल में मुंबई के लिए बैठ चुके दिया निकल चुके मुंबई के लिए। रास्ते में हमने फुल एंजॉय किया और एंजॉय KRTE हम आ पहुँचे मुंबई। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत मुंबई भी घुमा जाए। हम मुंबई दर्शन के लिए निकल पड़े। यकीन नहीं करोगे, जो मुंबई भीड़ के लिए मशहूर था वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी और ना ही अस्सा में वहाँ पर क्राइम का माहौल था। हम सब मुंबई घूमकर फिर औरंगाबाद के लिए निकल लिए। अलोरा की गुफाएं भी देखी और अंत में हम आ पहुँचे थे कैलाश मंदिर। सुना है महादेव का वो ऐसा मंदिर है जो छोटी से नीचे की तरफ बना हुआ है। क्या अद्भुत मंदिर था वो। हमने घुमा फिरा और फिर अन गुफा की तलाश में लग गए, जो कि हमने कई किताबों में वीडियोस में देखी थी कि इन गुफा में काफ़ी राज छुपे हुए हैं। ये इतिहास था या तो हम खुद इतिहास बन जाते या अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। अब हमें एक गुफा नजर आई और हम लोग उसमें सीधे से ऐधे चलते रहे। यूएस में अंधेरा BH आउट दिया। हमने अपने मोबाइल फ़ोन इसलिए ही बचा कर रखे हुए थे कि कहीं ज़्यादा मुसीबत में हम इसका काम ले सके। ए फ्लैट हमने तीनों में से एक फ़ोन ऑन करा और उसकी टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते यूएस गुफा में हवा आनी बंद हो गई और हम पसीनों से लड़पद हो गए और आगे बढ़ते रहे। आगे जाकर हवा बिल्कुल आनी बंद हो गई और सांस भी लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। पानी था हमारे पास, हमने पानी पिया, उसका अभी कोई भी असर नहीं हो रहा था, मानो हम जमीन के सैकड़ों फुट नीचे हो या धरती से लाखों में टै ऊपर। हमारी हालत खराब होती गई और अब आंखों के आगे अंधेरा सा चलने लगा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम अंदर चलते गए। लगभग 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह दिखी जहां पर हल्की हल्की राज की रोशनी आ रही थी। हम जल्दी से वहां पहुंचे। वहां कुछ रहस्य थी और हमने क्योंच देर रुकने का फैसला किया और क्योंच कहया और पिया। वो अनुभव एक अलग ही तरह का अनुभव था। वहां क्योंच आराम था तो हम क्योंच देर वही रुके। जब क्योंच बेहतर महसूस करने लगे तो फिर मैं पीटर से बोला, क्यों भाई पीत कैसा महसूस हो रहा है? पीटर ने कहा कि मानो मेरी तो आधे रास्ते में ही जान निकल गई थी। अगर पानी ना होता तो मैं नहीं पहुंच पाता यहाँ। प्यार रास्ते के बीच में तो सांसें भी आनी बंद हो गई थी। गौरव ने मजाकिए अंदाज में कहा, अब सोचो अगर आगे कोई रास्ता ही ना हो तो फिर क्या करोगे और यहाँ से ही वापस लौटना पड़ जाए तो फिर कैसी हालत होगी हमारी सबकी? विकास ने कहा, फिर मैं नहीं जरा वापस, क्योंकि वहाँ भी मरना है और यहाँ भी, इससे एक्ट 4 तो यहीं पर गुमनामी में ही मर जाओ तो हो अच्छा रहेगा। गौरव ने दुखी भाव के साथ बोलते हुए कहा कि घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है यार, अब तो घर बहुत याद आती है। अब सा मज आया कि घर में हम कितनी आराम की ज़िंदगी बिताते थे, ना किसी चीज़ की चिंता ना क्योंच, बस सारा दिन घूमना फिरना मज़े करना कहना बैठे बिठाए मिलता था यार। अब घर जाने का मन हो रहा है, चाहे एक बार ही सही, लेकिन घर जाना ही है। पीटर ने सहमति के साथ बोला, सही कहा तुमने, घर में हमें किसी चीज़ की दिक्कत महसूस नहीं हुई और ना ही कभी हमने खुद किसी काम को करने की कोशिश की। बस जो चाहा वो हाथ में मिला, बोलने से पहले ही सब चीज़ें हाथों में मिलती थी। घर आखिर आकर घर ही होता है। विकास ने भी अपने मन की बात हमारे सामने रखी कि ए फ्लैट समझ आया कि किस तरह से हमारे दादा परदादा ने ये ज़मीन जायदाद
एक हत्या की है और कितनी मेहनत की उसको संभालने के लिए, हमारे पास की ये सब नहीं थी। गौरव ने कहा, हाँ यार, तब के ज़माने में पढ़ाई की इतनी वैल्यू नहीं थी और ना ही कोई पढ़ाई करना चाहते थे, क्योंकि जब इतना क्योंच नहीं था ना, बस सबको ये रहता था कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो यहाँ इस ज़मीन का क्या होगा और कौन करेगा इसमें खेती। पीटर ने कहा, वाकई में बहुत आसान बन जाती लाइफ अगर कोई इस पीरियड में अच्छा पढ़ जाता तो, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं था, ये लगा लो अकेले भागने के बराबर ही हो जाता। गौरव ने कहा, उस टाइम में किसको पता था कि इतनी महंगाई भी बढ़ जाएगी। सब इतना कमाते कि जिससे घर आसानी से चल सके, उससे वो खा लेते दी और थोड़ा बहुत बचा भी लेटे द टू टैब इज, और ध्यान नहीं गया। विकास ने बोला, हाँ सही कहा, यहाँ लोग जिस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं यूएस तरह अगर अभी भी करते तो हो सकता है ये महंगाई भी इतनी ना लगती। एक शादी के लिए पूरा गांव एक हो जाता और सब लोग इसे सेवा करते मानो उसके खुद के घर की शादी हो। अगर अब किसी के घर शादी हो तो पहले इतना पैसा खर्च करो और फिर दिन के दिन और टाइम के टाइम लोग आते हैं अकेले उनको मैनेज करना। अभी की जिंदगी काफ़ी टाइम लोग आपस में हाई बिजी रहते हैं। गौरव ने बोला, सही बताओ तो मेरा तो जा इनका मन नहीं कर रहा था, अच्छे भले सेट TLEDD और क्या चाहिए था वहाँ यूएस दुनिया में गुमनाम ही सही, लेकिन यहाँ तो नाम होता, कभी फ्यूचर में तो लिया जाता। अब हम सब एक दूसरे से बात करते करते सो गए, काफ़ी थक चुके दी और वहाँ पर हवा भी थी, वो भी ठंडी ठंडी, एकदम माधोस कर देने वाली की लेट ही नींद आ गई और हम सीधा उठे अगली सुबह। तब पीटर बोला, भैया मैंने बहुत सुंदर सपना देखा। गौरव ने एकदम से बोला कि ऐसा क्या, ज़रा हमें भी बताओ तो हम भी सुने कि कैसा सपना था जो तुमने देखा है। पीटर ने अपना सपना बताना शुरू किया, मैंने देखा कि हम लोग यहाँ से निकल कर अपने अपने घर पहुँच चुके दी और मैं जाकर अपनी माँ से मिला, उसने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और मेरी पसंद का खाना बनाया और भी काफ़ी क्योंच था। काश ये सपना सच हो जाए, इतना अच्छा सपना था कि बातों में नहीं बताया जा सकता। विकास ने भी बोला, सपना तो मैंने भी देखा था कि हम लोग अपने अपने घर पहुंच चुके और सभी टीवी न्यूज़ पर हमारी ही चर्चा है और सब लोग हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम सुपरस्टार बन चुके हैं हर जगह, बस हमारे ही चर्चे दी और सभी लोग हमसे बातें करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने गहरा बंदी कर रखी थी जिसकी वजह से कोई हमारे पास नहीं आ पा रहा था। बड़े बड़े स्टार हमसे मिलने के लिए बाहर खड़े द गौरव ने उन्हें समझाते हुए कहा, सपना तो दोनों का काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोस्तों मेरी एक बात सुनो, हम ये बातें राज ही रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उनकी दुनिया के भी क्योंच अपने अपने राज होते हैं, इसलिए हमें सबके सामने इस बात को नहीं लाना, सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही मिट रखना है। पीटर ने बोला, हाँ सही कहा, हमें ये बातें राज ही रखनी चाहिए, इसलिए हम प्रोमिस करते हैं कि हम ये बातें किसी को नहीं बताएंगे। हमने आपस में कसम खाई कि ये सब बातें हम किसी को एनएचआई बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमने किन किन मुसीबतों का सामना किया, और हम सब इस प्रॉमिस के साथ उठकर फिर से आगे बढ़ने लगे। और फर्स्ट हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि हमें उस गुफा का आखिरी रास्ता नजर आया और हम जैसे ही भर निकले हमारे सामने वही मंदिर था, कैलाश मंदिर, लेकिन इस बार वहाँ काफ़ी लोग भी हमने अपना फ़ोन देखा और फ़ोन देख HTE हाई हमारे होश उड़ गए, क्योंकि इस बार फ़ोन में नेटवर्क आ चुके थे, यानी हम अपने वर्ल्ड में पहुंच चुके थे। उस समय जो खुशी हमें हो रही थी वो खुशी हम बयां नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा था मानो हमारा दूसरा जन्म हुआ हो। मैंने सबसे पहला फ़ोन पूजा को लगाया और पूजा ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते हाई वो बहुत ज़ोर से लती हुई बोली, तुम लोग वापस आ गए, हम तो डर गए थे कि अब तुम लोग कभी वापस नहीं आओगे। तब मैं बोला, इसे कैसे नहीं वापस आते, इतनी मेहनत जो की थी, हमारा पहनावा देखकर हर कोई हंस रहा था और सच बताए तो हम लग भी अजीब ही रहे थे। खेल यहाँ तो हमारा ATM काम करता ही, इसलिए सबसे पहले हमने अपने लिए कपड़े शूज़ वगैरह खरीदे, फिर होटल में एक कमरा लिया, नहा धोकर फ्रेश हुए और सबसे जरूरी चीज़ गद्दे वाले बिस्तर पर सोए। पठारों पर सोते सोते हमारी कमर पक चुकी थी, अनजाडों पर बहुत अच्छी नींद आई। ए फ्लैट जब हम सो चुके थे तो हमारे तीनों के सपने में वो जलपुरा का राजा, वो बोनो का सरदार, टॉयज वर्ल्ड का वो बूढ़ा सा गुड्डा और बाकी सब हमारे सपने में आए और बोले, अपनी दुनिया में जाकर हमें न भूल जाना, हमें याद रखना दोस्तों। हम तीनों जल्दी से एक साथ उठे और हंसने लगे। पीटर ने पूछो, क्या तुम्हें भी कोई सपना आया था? गौरव ने कहा, हाँ मुझे भी सपना आया था। विकास ने भी बोला, हाँ मुझे भी सेम सपना आया था। हम तीनों हेस्ट बोले कि आपको कैसे भूल सकते हैं, अगर आप लोग ना होते तो शायद हाई हम ये दिन दोबारा देख पाते। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम आपका राज किसी को नहीं बताएंगे और ना ही
किसी को पता लगने देंगे आपने हमारी कठिन समय पर मदद की है, हम आपको कैसे भूल पाएंगे। हमें लगभग 1.5 ईयर्स बीत गया था गायब हुए इस जगह से, लेकिन हमारी कंपनी वालों ने 1 साल की सैलरी हमारे अकाउंट में डाली हुई थी। हमने नेहा से बात की तो नेहा की खुशी का भी कोई ठिकाना ना रहा बे। शक वो मुझसे इतना लड़ती थी, लेकिन 1 साल उसने मुझे काफ़ी मिस किया था। बोली पागल कैसा है तू, हम तो सोच रहे थे कि तुम अब वापस ही नहीं आओगे। कंपनी ने भी 1 साल इंतज़ार किया और फिर तुम्हें टर्मिनेट कर दिया। हमारी ट्रेन 3 दिन बाद की है, तब हम मिलते हैं रेस। आई केम टू, आओगे या नहीं? कैसी बात करते हो, तुम भी क्यों नहीं आएंगे? हम तीनों आएंगे। तुम्हें नहीं पता, तुमसे ज़्यादा खुशी हमें हो रही है कि तुम लोग वापस आ गए हो। मैंने कहा चलो अब रखता हूँ, मिलते हैं 3 दिन बाद। हमने सोचा तब तक देखते हैं कि यहाँ के क्या हाल है। हमने भर जाकर एक ब्रेड का पैकेट लिया जो यहाँ 50 रुपीज़ का था। हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 पैसे में ही मिल गया था। हम मुंबई के होटल में रुके तो सोचा कि मुंबई भी घूम कर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना ट्रैफिक था मानो हमारे कान के पर्दे फट जाए। वकीय में 1960 में बहुत शांति थी, इसी शांति हमने नहीं देखी थी। वकीय में 60 से लेकर 22 तक इतना चेंज आ चुका था कि मानो एक युग ही बदल गया हो। सच कहते तो हमारे दादाजी की हमारे जमाने में पैसे तो सबके पास नहीं होते किन्हा टाइम सबके पास होता था। हमने 2 दिन अच्छे से मुंबई देखा, खुद फोटो खैक 6 जो हमने काफ़ी मिस किए दी इस टेंशन में कि हम दोबारा यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं, और अगर निकल गए भी तो क्या जिंदा पा पहुँचेंगे। ए फ्लैट हम वो पाल भूलकर इस नए पाल में जीने की तैयारी कर रहे थे और इस पाल को जी लेना चाहते थे। इसलिए 2 दिन हमें खूब अच्छे से एंजॉय किया, जी भर कर कहा और आराम किया। फिर रात की हमारी ट्रेन थी। पीटर वहीं से प्लेन में बैठना चाहता था, लेकिन हमने नहीं जाने दिया क्योंकि हम चाहते थे कि वो हमारे साथ हमारा असली गाँव भी एक बार घूमे, जिसके लिए वो तैयार हो गया और हमारे साथ ट्रेन में बैठ गया। अब वो हाई पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन और वही शोर शराबा सच में कान फाड़ देने वाला था। यूएस समय की रेल में इतनी सुविधाएं तो नहीं थी हाँ, लेकिन सुकून इनसे ज़्यादा ही था। पहले खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, अब फ़ोन से ऑनलाइन ऑर्डर करो। कहाँ आपकी सीट पर काफ़ी कुछ डाल चुका था। 60 से लाकर 22 तक अब तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन थी और सभी चीज़ें उपलब्ध थी जो होनी चाहिए थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा सुकून ख़त्म होता जाता है। हमारी चीज़ें तो आसान होती रहती है, लेकिन मुश्किलें बढ़ती जाती है। पहले लोग सभी काम खुद करते थे तो हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अब सब काम टेक्नोलॉजी से है तो हमारे हॉस्पिटल भी अपग्रेड होते जा रहे हैं। ए फ्लैट हम अपनी दुनिया में वापस आ गए जहाँ हमें क्योंच तो कमी नज़र आ रही थी कि पहले और अब में पहल का ज़माना बेहतर तो था, लेकिन जो जिस ज़माने में पैदा हुआ है उस वही ज़माना अच्छा लगेगा। जैसे कि हम पापा से पूछेंगे तो उनको अपना ज़माना अच्छा लगेगा और दादा को अपना, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं आती कंधों पर तब तक सबको अपना टाइम हाई अच्छा लगता है। जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो ज़माना बदलना शुरू हो जाता है। सही कहा है किसी ने कि दूसरे की ज़िंदगी तलाशने से पहले खुद की ज़िंदगी तलाशनी चाहिए, शायद कोई हाल निकला जा सके। ए फ्लैट हमें बहुत सी बात पता चल चुकी थी, क्योंच अच्छी थी क्योंच बुरी इसलिए भी थी कि लोग वहाँ अपग्रेड होना नहीं चाहते थे, उन्हें ज़बरदस्ती किया गया था। और अच्छी बात ये कि वो लोग किसी काम को कल पर टाल कर नहीं सोते थे, जो उनको काम था वो ख़त्म करके हाई मानते थे, या मेहनत का हो या दिमाग का, दिमाग की कमी नहीं थी उस टाइम के लोगों, बस कोई इस्तेमाल नहीं कामा चाहता था। मैं ए फ्लैट हम रेल में बैठ कर चल दिए और दिल्ली स्टेशन पीआर जाकर उतर गए। वहाँ हमें नेहा, पूजा और निशांत तीनों लेने आए। तीनों ने रोते हुए हमें गले से लगाया। अब पीटर भी हमारा अच्छा दोस्त बन चुका था, क्योंकि पीटर ने भी हमारा बहुत साथ दिया था। इनफैक्ट पीटर ने हाई निशांत, पूजा और नेहा को वापस अपनी दुनिया में पहुँचने का कार्य किया था, अनजाने में ही सही लेकिन कर तो दिया ही था। ए फ्लैट हम 6 लोग हो चुके थे और पार्टी करने के लिए निकल पड़े। अब हमने खूब पार्टी की और एक दूसरे की जर्नी में बारे में पूछने लगे। नेहा ने बताया कि जब वो समंदर के तूफान में डूब रही थी तो एक बार को सोचा कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन एक समुद्री चक्रवात की मदद से वो भर चली गई और किसी बीच पर पड़ी थी। बहुत धो ऑनर ने पर निशांत और पूजा भी मिल गए और हम वापस आ चुके थे। लेकिन हमने तुमको बहुत देखा, लेकिन तुम नहीं माइल, और हमें सोचा तुम यूएस चक्रवात से नहीं निकल पाए, इसलिए हमने फिर तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। ये क्या किया तुम लोगों ने, तुमने सब सत्यानाश कर दिया। उनका क्या हाल हुआ होगा, क्यों सोचा भी तुम लोगों ने? निशांत बोला अब हम लोग क्या करते, कब तक छुपाते, इसलिए हमने बताना ही वाजिब समझा। ए फ्लैट हम अपने घर की तरफ निकल गए। द पीटर मेरे साथ आया था क्योंकि मेरा और पीटर का अच्छा याराना था, इसलिए वो मेरे साथ ही आ गया था। डे से मैं घर आया, सब खुशी से झूम उठे और सबने मुझे गले से लगाया। मैंने सामने पीटर को अपना गाँव दिखाया और रात को सो गए।
इसे हाई मैनी 1 हफ्ते तक पीटर को अपना GAV घुमाया और आसपास की चीज़ भी दिखाई और अब हम संतुति से बातें कर सकते। द टैब मैनी पीटर से बोला कि अब तुम भी अपनी मॉम को कॉल करके बता सकते हो। तो उसने अपनी मॉम को कॉल किया और बोला कि वो 2 दिन बाद आ रहा है वापस, इस बार हमेशा के लिए, और वो मुझसे भी चलने की जिद करने लगा। उसी ने मेरा वीज़ा लगवा दिया 1 महीने का और हम दोनों चलने की तैयारी करने लगे। अब पीटर मुझे अपना भाई ही समझता था, मेरे पास इस समय कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए मैं पीटर के साथ चल दिया था उसके होम टाउन। इस बहाने से मैं भी US देख लूँगा, मेरा भी सपना था विदेश घूमने का, वो भी पूरा होता दिख रहा था। ए फ्लैट हम एयरपोर्ट गए और वहाँ से फ़्लाइट ली और चल दिए एक नई राह पर। अभी ये सफ़र जारी रहेगा क्योंकि अभी हम अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुके थे। तो यहाँ भी जीवन इतना आसान नहीं था। US में पीटर के यहाँ पर क्या होता है, क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे या हमारा प्लेन फिर से गायब हो जाएगा? सवाल काफ़ी ज़्यादा है जिसका पता आपको कहानी के अगले भाग में ही पता चलेगा। अभी इस कहानी के बहुत से भाग आने हैं, बहुत से लोगों से मिलना है और काफ़ी एडवेंचर होंगी। इसके लिए आप बने रहे हमारी कहानी के साथ। एडवेंचर ट्रैवल CH-16 नया सफ़र 1A फ्लैट हम पलने में बैठकर चल दिए थे। अभी हम कुछ दूर ही निकलने थे कि अचानक से एक तूफान आया और प्लेन डगमगाने लगा, जिसकी वजह से इधर उधर हिलने लगा। अब हम इतनी मुसीबतों में फंसे हुए थे कि अब हम डर के मारे का अंक कर बैठ गए और प्लेन में अनाउंसमेंट हुई कि कृपया धीरज बनाए रखिए, अचानक से तूफान आने की वजह से प्लेन को यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। प्लेन को लैंड करा दिया गया और प्लेन के लैंड होते ही हमने सबसे पहले मोबाइल देखा और उसमें सिग्नल को देखा, काफ़ी खस हुआ। अब तो मानो तूफान से डर सा लगने लगा था क्योंकि अगर दोबारा फेज़ 2 निकलने का चांस हाई ख़त्म हो जाता है। ए फ्लैट हम वहाँ रुके और तूफान थामने का इंतज़ार करने लगे। वहाँ एयरपोर्ट पर ही एक खाली जगह पर सभी के रुकने का इंतजाम कर दिया गया था और काफ़ी देर बाद तूफान थमा और हमारा प्लेन उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। ए फ्लैट हम वापस प्लेन में बैठे और आपस में बातें करने लगे कि अगर वापस से हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते तो फिर पीटर बोला मैं तुम्हार हाई जाता क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी। अगर हम लोग साथ में नहीं होते तो बहुत मुश्किल था वहाँ पास आना। बातों ही बातों में पता एनएचआई लगा कि कब में हम अपनी डेस्टिनेशन पर कब पहुंच गए। ए फ्लैट हमने वहां से टैक्सी ली और पीटर के घर की तरफ को निकल पड़े। जाते ही देखा कि पीटर का घर बहुत अच्छा बना हुआ था। माँ एनो किसी विला के जैसा 2 to 3 कार खड़ी थी, काफ़ी अच्छा था। तो मैंने पीटर से पूछो भाई तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसा है? तो उसने बोला हाँ, मेरे दाद की काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है और उसको ही संभालने के लिए मैं इंडिया गया हुआ था, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता था। मैंने बोला भाई तुम्हारे पास इतना क्यों है, फिर तुम्हें क्यों करने की क्या ज़रूरत है, आराम से मजे करो। पीटर ने बोला मैं दाद से बोलकर तुम्हें यही सेटल करा देता हूँ, कसल रहेगा। तब मैंने बोला मेरा इंटरव्यू होना है एक, अगर उसमें बात नहीं बनी तो देखता हूँ फिर बता दूंगा मैं। तो पीटर ने बोला ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगा। मैंने बोला ठीक है, 1 महीना यहीं पर रहूंगा। ए फ्लैट हम घर के अंदर गए। पीटर की मॉम ने हम दोनों का वेलकम किया और बोला कि तुम दोनों फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं खाना रेडी कराती हूँ। हमने हाँ मैं गर्दन हिलाई और अपर की तरफ चले गए, मी गेस्ट रूम की तरफ और पीटर अपने रूम की तरफ। अब हम दोनों नहा धोकर आए तो पीटर की मॉम ने अच्छा अच्छा खाना बना रखा था। मेरे लिए सब चीज़ें वेज में थी और पीटर के लिए उसके पसंद का भोजन था सारा। हम दोनों ने पेट भर के कहाँ खाया और मैंने पीटर की मॉम का शुक्रिया अदा किया इतने अच्छे खाने के लिए। तब उन्होंने वेलकम बोला और हमसे कहा अब तुम लोग आराम करो, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, जो चाहिए वो मांग लेना, अपना ही घर समझना। ए फ्लैट वो ये कहकर चली गई। हम भी कहना खाकर पीटर के रूम में चले गए। वाकई में पीटर के पास सब चीज़ द जेस प्ले स्टेशन का कलेक्शन, VR वगैरह शब्द जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। एक अमीर लड़के का घर बिल्कुल वैसा ही था। मैंने पीटर से पूछो तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तब पीटर बोला मुझसे बातें करने वाला मेरा कोई दोस्त नहीं है, मम्मी पापा को अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिली, ज़िंदगी में सब क्योंच पैसा नहीं होता, ज़िंदगी जीने के लिए प्यार भी होना चाहिए, जो मुझे इस टाइम ट्रैवलिंग के दौरान मिला। और दूसरा ये भी है कि माँ बाप की वैल्यू भी मुझे वही जाकर समझ आई। मैंने पूछो कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतने अमीर हो? तो उसने कहा अमीर का नाम सुनकर हो सकता था तुम मुझसे दोस्ती करते ही ना, शायद ये सच भी था। और दूसरी बात ये भी थी कि जिस हालत में हम माइल वहाँ दोस्ती हो ही जाती। ए फ्लैट मैनी और पीटर ने पूरा दिन प्ले स्टेशन में गेम खेला और पूरा दिन इसे ही निकल दिया। फिर क्या था, हमने खूब एंजॉय की। शाम के टाइम हमने डिनर किया और सो गए। सुबह उठने के बाद मैंने पीटर से US घूमने के लिए बोला और पीटर ने अपनी कार निकली और हम US घूमने लगे। समुंदरी इलाकों में गए, समंदर के किनारे घूमे, वहाँ भी कई बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उनमें भी घूमे, क्योंकि आकृति वहाँ भी ऐसी ही थी जिन पर संस्कृत
भाषा में लिखा था जिसे लोग पढ़ने में भी असमर्थ थे, लेकिन मैं थोड़ी बहुत संस्कृत जनता था। टू मैनी यूज डिकोड KRNE की कोशिश की यूज पास भाषा में लिखा था कि ये इमारत सन 1300 की बनी हुई है और ये यहाँ स्मारक के तौर पर बनाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसका निर्माण नहीं हो पाया था। इस वजह से इसको इस हालत में छोड़ दिया गया। इससे एक बात तो पता चलती थी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि US में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें द जिनका निर्माण भारत के कलाकारों द्वारा किया गया है और यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें मिलती थी जिनको भारत भेजा जाता था। मैंने पीटर से बोला, देखा पीटर, हमारे कारीगरों का कमाल यहाँ पर काफ़ी क्यों ऐसा मिल जाएगा जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये सब भारतीयों ने ही बनाई है। तब पीटर बोला, मैं तुम सब की कला की कदर करता हूँ, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दी है और उनके इस्तेमाल से ही सब बेहतर बनता चला गया। जैसे कि मैंने पूछो तब वो बोला, सीमेंट हमारा दिया हुआ है। तो मैंने बोला कि उससे पहले भी हमारे यहाँ इमारतें बनती थी और आज के सीमेंट से तो काफ़ी मजबूती से ही बनती थी। हम दोनों में इसी ही बातें चलती रही और हमें घूमते घूमते शाम हो चुकी थी, इसलिए हम घर की तरफ चल दिए। मैंने वहाँ खूब एंजॉय किया, घूमे, फायर पार्टी की। पीटर भी काफ़ी खुश था मेरे वहाँ रहने पर। फिर मैंने बोला, अब मेरे चैने का टाइम आ गया है। तो वो सब मना करने लगे और बोलने लगे, क्यों समय और रुक जाओ, पीटर को भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं नहीं रुक सकता था क्योंकि मुझे भी अपने लिए नया काम तलाशना था। कहने को पीटर के वहाँ भी मुझे काम मिल जाता, लेकिन उससे हमारी दोस्ती कम हो जाती। मेरे मन में उसके लिए एहसान रह जाता दोस्ती की जगह, और फिर वो वाली बात नहीं रहती। इसलिए मैंने वहाँ काम न करने का फैसला किया और पीटर ने मेरी रिटर्न टिकट करा दी और वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आया। उसका मन नहीं था कि वो मुझे भेजे। अब मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल चुका था, तभी मेरा फ़ोन बजा और फ़ोन के दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग वाले दी। उन्होंने बोला, तुम्हारा इंटरव्यू 2 महीने बाद का फिक्स कर दिया गया है। और मैंने पीटर से बोला, चलो मेरे पास क्यों टाइम और है, तो थोड़ा टाइम और बिताते हैं। उसने मेरा वीज़ा रिन्यूअल करा दिया और हमने फैसला किया कि हम अमेज़न के जंगल की तरफ चलेंगे। पीटर के फादर की अच्छी जान पहचान होने की वजह से हमें रिसर्च टीम के साथ अमेज़न के जंगल भेजे दिया और हम उनके साथ चल दिए। फिर क्या था, हम काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि अमेज़न के जंगल का काफ़ी नाम था। अब हम भी वो सब देखने वाले थे, लेकिन हमें रिसर्च टीम की ओर से एक खास वार्निंग दी गई थी कि कोई भी बिना पूछे किसी चीज़ को नहीं छुएगा और ना ही इधर उधर जाएगा, और कोई ऐसा करता है तो उसका सफ़र वही पर ख़त्म करके उस वापस भेजे दिया जाएगा। हमें खास तौर पर इस चीज़ की हिदायत दी गई थी वहाँ पर, क्योंकि सभी चीज़ों पर रिसर्च चल रही थी। वहाँ सन चीज़ें चौंकाने वाली थी और वहाँ ऐसे जानवर भी देखे गए थे जो सालों पहले विलुप्त हो चुके थे। ए फ्लैट हम जंगल में एंट्री कर रहे थे। जब हम क्योंच दूर चले तो हमें क्योंच पेड़ दिखाए गए जो कि अपने किए गए मार्ग से आगे पहुंच चुके द जिनके बारे में वो लोग रिसर्च कर रहे थे। हमने इसका कारण पूछो तो उन्होंने बताया कि इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर ना फैल कर बाहर भर फैलती है और दूर की तरफ फैलती है, और जैसे नई जड़ें आती है तो पुरानी जड़ें वो अपने आप ही गायब हो जाती है। इस वजह से लगता है कि ये बेड आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी जब जड़ों का झुकाव दूसरी तरफ पड़ता है तब ये और भी झुक जाते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये पेड़ चल रहे हैं। ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ इसी जंगल में मिलते हैं। ए फ्लैट हम आगे की तरफ बढ़े, हमें क्यों पंछी दिखे, वो एकदम अनोखे थे। हमने उनके बारे में जाना चाहा तो उन्होंने बताया कि ये पंछी सिर्फ और सिर्फ हरियाली वाली जगह पर पाए जाते हैं और जहाँ राइडायसो ना हो, इसलिए ये सब यहाँ आकर बस गए हैं। ए फ्लैट हम आगे की ओर बढ़े, क्योंच पर वहाँ पर हमने चुना चाहा तो हमें दांत कर हटा दिया और बताया गया से मांस खाने वाला पौधा है, जैसे ही इस पर वजन पड़ता है ये इस चीज़ को खाना शुरू कर देता है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ें। सच में अमेज़न सबसे रहस्यमयी जंगल था जो अपने आप में रहस्यों की खान थी। ए फ्लैट हम उसके बारे में जाने के लिए UTSU के दी, इसलिए हम पूछते गए और वो हमें बताते गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी प्रकृति इतने रहस्य छुपाए हुए है। अभी और भी बहुत क्यों जाना था हमें अमेज़न के बारे में, और वो हमारा 1 महीने का सफ़र होने वाला था, इसलिए हमें जंगल में रहने के तौर तरीके सिखाए जा रहे थे, जैसे कि किस तरह से हम जंगली जानवर का सामना करें और कैसे अपना बचाव करें। वहाँ पर हर 10 कदम बाद मिट्टी बदलती हुई नजर आ रही थी। सूरज की रोशनी तो मानो ना के बराबर थी। कुछ हिस्सों में इतने ऊंचे और घने पेड़ जिसका कोई जवाब ही नहीं था। देखने में मानो आसमान की तरफ और आसमान तक ऊंचे हो, नीचे से पतले और ऊपर तक जाते हुए। अमेज़न के जंगल काफ़ी लंबे और काफ़ी जगह तक फैले हुए थे, इसलिए वो कई देश की सीमा से होते हुए जाते थे। अब हम आगे की तरफ चलते रहे। हमें सबसे पहले कोबरा दिखाई दिया जो लगभग 10 फीट लंबा था, जिसे भारत में किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी खतरनाक और फुर्तीला था, जिसे रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया। टैब रेस्क्यू टीम ने बताया कि जब तक इन्हें छेड़ा ना जाए या खतरा महसूस ना करे तब तक ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। जो हम लोग
सुनते हैं कि सोते हुए को साल ने काट लिया, वो इसलिए कि जब हमारी मोमेंट होती है तो सांप डर जाता है और अपने बचाव के कारण काट लेता है, या फिर हमारी किसी मोमेंट की वजह से वो डैब जाता है और इसे पकड़ने के लिए काफ़ी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग इसे कभी भी घर पर ट्राई मत कामा, हमने कहा ऑक्सर। टैब हम क्यों आगे और चले टैब हमने एक भालू देखा, वो भी सफ़ेद कलर का टैब हमें बताया गया ये बहुत रेयर हाई मिलते हैं, ये खास तौर पर बाफिली जगह पर पाए जाते हैं क्योंकि इनका सारे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए ये बस यही एक या दो देखने को मिलेंगे। तुम्हारी की स्मार्ट अच्छी है जो तुम्हें देखने को मिल गए। ए फ्लैट इसे हाई हम आगे चलते रहे और नए नए प्रकार के जानवरों को देखते रहे। हमने वहाँ कई तरह के जानवर देखे, रात में कैंपेन की और जंगल में रहने के तरीके सीखे जिसे कि हम अच्छी तरह से जंगल में सर्वाइव कर पाए और अपनी रक्षा भी कर पाए। इस तरह से हम घूमते रहे और सीख रहे, फिर आगे चलते चलते हम अमेज़न की नदी के पास से आए और इस नदी का पानी काफ़ी गर्म था, जीज कि किसी ने यूज उबाल रखा हो। हम डांग द यूज देखकर हमने उसके बारे में भी जाना चाहा, लेकिन उसका क्यूच ठीक तरह से जवाब ना मिल पाया। इस तरह से हम पूरा टू नहीं लेकिन हाँ काफ़ी क्यूच देखा और जान का मौका मिला, जिससे कि हम लोग काफ़ी कुछ जान पाए और अब हमारे वापस आने का टाइम भी हो गया था। टू हमें वहाँ से वापस भेजे दिया गया वकीमी बहुत खतरनाक जंगल दी अमेज़न का, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है। हम वापिस आ चुके दी और मैं भी वापस जाने के लिए निकल चका था। 17 पुरातत्व विभाग ए फ्लैट में वापस इंडिया के लिए निकल चका था। मैंने काफ़ी एंजॉय किया था असमी और अब मैं वापस आने के लिए तैयार था। मैंने फ्लाइट और वापस आ गया। वापस आकर मैंने रेस्ट किया और अपना फ़ोन चेक किया। टू इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया हुआ था। मैंने अपना स्लॉट फिक्स किया और इंटरव्यू के लिए गया। वो एक पुरातत्व विभाग का इंटरव्यू था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा इस विभाग में चयन हो जाए, इसलिए मैंने काफ़ी तैयारी की और इंटरव्यू देने के लिए चल दिया। मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ और मैं काफ़ी खुश था फॉर कुछ दिनों बाद, क्योंकि मेरा इसी चीज़ों में मैन लगा रहता था, इसलिए मेरे लिए वो डिपार्टमेंट काफ़ी फिट था। ऐप कुछ दिनों बाद मेरा कॉल लेटर भी आ गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। ऐप क्या था, ऐप मुझे इसी हाई जगहों पर घूमने का मौका मिलता। मैं ऑफिस बुलाया गया और वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू हुई और ऐप में एक परमानेंट तौर पर पुरातत्व विभाग से जट गया था। ऐप बस इंतज़ार था टू मेरे पहले मिशन पर जा इनका, और जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था। ट्रा इनिंग के दौरान मुझे काफ़ी क्यूट सिखाया गया, कई तरह की लैंग्वेज भी सिखाएगी जो मुझे इनकी उम्र पता के इनमें मदद करती। इसे हाई मेरे ट्रेनिंग में काफ़ी दिन बीत गए और फिर एक दिन हमें एक मिशन पर जाना था। हमें खबर मिली थी कि एक धरती की खुदाई के दौरान काफ़ी मात्रा में खजाना मिला है। बस फिर क्या था, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हम चल दिए और चलते चलते हम वहाँ पहुँच चुके। हमने जाते ही यूएस जगह पर कवर किया और वहाँ खुदाई शुरू की और हमें पहले कुछ जगह पर खुदाई करने पर सबसे पहले एक बॉक्स मिला जिसका लंबाई तकरीबन 4 फीट थी और वो पूरी तरह से बंद था, मानो उस खोलने के लिए क्यों छो हाय ना। अब हमें पहले दिन खोदने पर और कुछ नहीं मिला। अब रात हो चुकी थी, मजदूर सबका जा चुके द टू हम उसकी रिसर्च में लग गए। वो काफ़ी यूनिक था, जिसका आकर एक गोलाई में था जैसे कि गोय फ्लावर वॉश हो, लेकिन वो सभी तरफ से बैंड था और बहुत अच्छा था देखने, जिसको देखो टू ले जाने का मन करे। अब मैंने सबसे पहले उसकी सफाई की एक से फिर मेरे सीनियर लोग आए और उसकी रिसर्च करने में लग गए। मैं उनके साथ ही था, ये मेरा पहला काम था। तो मुझे आचे से समझाया जा रहा था बिल्कुल बारीकियों के साथ और मैं भी काफ़ी ध्यान से देख रहा था। सबसे पहले हमने क्यों सैंपले लिए और उनको लैब में भेजा, जिनकी रिपोर्ट कल शाम तक आती और हमने उसको अपने पास संभाल कर रख लिया क्योंकि इसकी सही से रिसर्च हमारे सेंटर पर ही हो पाती, इसलिए वो वहीं पर जाना था। अब अगले दिन हमने और भी खुदाई शुरू की। हमें काफ़ी क्योच मिला और वो हमने साम हाल कर रख लिए और हमने खुदाई जारी रखी और क्योच दूर खुदाई करने पर हमें क्योच कंकाल मिले। ए फ्लैट हम लगभग पूरी जगह की खुदाई कर चुके दी और अब हमें और भी क्योंच एंडीसा था कि उसने और भी जगह कवर की होगी, तो हमने आसपास की जगहों को भी अपने कब्जे में लिया और वहां पर भी खुदाई शुरू की और वहां हमें और भी कई तरह के सिक्के निकले जो सोने चांदी और क्योंच सिक्के ब्रोंज के। हम काफ़ी लगन से खुदाई करने में लगे हुए थे। वकीया में बहुत दिलचस्प था वो सब। हम सभी 6 ईजों को पहले एक जगह संभालते रहे और फिर उन सबको अपनी लेबोरेटरी में भेजे दिया, जिसकी रिपोर्ट हमें मिलने ही वाली थी। अब हम खुदाई करते रहे और हमें काफ़ी क्योंच मिलता रहा, जिसको हम इकट्ठा करते दी और सैंपल को लेबोरेटरी में भेजते रहे। हमारे पास काफ़ी क्योंच सबूत लग चुके दी। अभी तक हमारे सर्वे के हिसाब से हमें क्योंच हथियार मिल चुके दी और हमें क्योंच कंकाल भी मिल द, जिनके बेस पर हम इतना अंदाज़ा लगा चुके थे कि ये
कंकाल और हथियार अलग अलग युग से संबंध रखते हैं, इसलिए हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैं भी काफ़ी उत्साहित था और लगभग एक हफ्ते तक हमारी रिसर्च चलती रही और हमने काफ़ी एरिया कवर कर लिया था। जे भी हमें संतुष्टि मिल गई कि इससे आगे कुछ नहीं मिल सकता। तो हमने अपनी रिसर्च ख़त्म की और जितनी ज़मीन उस एरिया में आई थी उन्हें उसका मुँह आवजा दिलवाया और उस ज़मीन को अपने कब्जे में लिया और एक टीम को वहीं पर छोड़ दिया जो काफ़ी महीनों तक बारीकियों पर ध्यान देते हुए रिज आज करते, और हम वहां से चल दिए अपने ऑफिस की तरफ। सब समा और रिपोर्ट वहीं पर पहुंच चुकी थी और हमें रिसर्च वहीं पर करनी थी। एक चीज़ पर तो यकीन मुझे पहले ही हो गया था कि हम जो पुराने ज़माने के बारे में सुनते हुए आ रहे थे वो सब सच था, और ये देखकर अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं क्यों डिस्पोज ना होने वाले समा आज भी मिलते हैं। अब हम ऑफिस पहुंच चुके थे और सबसे पहले हमने रिपोर्ट्स उठाए और अस यूनिक वॉश की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। वाकई में काफ़ी यूनिक था उसका आकार और द साइन भी उसके एंडक्यूच टू था। ये टू पटल था, लेकिन क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा हम में से किसी को नहीं था। और हमने अब उसकी अच्छे केमिकल से सफाई की और ये देखा मेरे होश दनाग रह गए कि उसकी लकड़ी आज भी इसी थी, इतनी ही चमकदार जितनी कि आज की लकड़ी भी ना हो। हमने गौर किया था तो उस पर क्योंच लिखा था, लेकिन मेरी समझ से भर था। तो मैंने अपने सीनियर को बुलाया और दिखाया। तो वो बोले, शबाश, ये तो बहुत सच्ची चीज़ पर गौर किया है तुमने। इसकी डिकोडिंग तुमने सिखाई जाएगी, चिंता ना करो, फिर तुम भी समझ पाओगे कि ये क्या लिखा है। ए फ्लैट हमने उसको डिकोड करना शुरू किया और उस पर लिखा था कि ये वॉश राजा मलखान सिंह के द्वारा अपनी प्यारी रानी के अंतिम पालों को याद करने के लिए बनाया गया है और इसको दोबारा कोई नहीं खोल सके, इसलिए इसे इस तरह से बनाया गया है। ये वाश 1200 ईसा पूर्व का बना हुआ था। वकील में काफ़ी पुराना वाश था वो। अबे हमें और दिलचस्पी हुई कि इसमें क्या हो सकता है। ए फ्लैट हमने उस खोलने के लिए काफ़ी प्रयास किए और अन्नतमी हमें सफलता मिल ही गई और उसमें से रानी की एस्ट निकली और क्योंच सोने के सिक्के लगभग 1000 थे और भी उससे पर क्योंच लिखा था जैसे कि इस वॉश को महल के बीचों बीच गाड़ दिया जाए और इसे खोला ना जाए। वाकई में काफ़ी रोमांचक था ये सब। फिर हमारे हाथ उस वॉश की लेबोरेटरी वाली रिपोर्ट्स आई कि ये वॉश लगभग 1000 साल पुराना है, जिससे कि उस पर लिखी हुई बातें सच साबित हुई। यकीनन पहले के लोग कितना क्योंच करते दी। और अब हमने कालों की भी रिपोर्ट्स ली और उनसे पता चला कि ये कंकाल क्यूच टू 1000 साल पुराने हैं और क्योंच लगभग 100 साल पुराने। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि यहाँ तकरीबन 2 युग का अलग अलग सोना दबा हुआ था और अभी और भी काफ़ी चीज़ थी जिनके तहकीकात करना बाकी था और मुझे इस काम में बहुत मज़ा आ रहा था। वहाँ हमें क्यों हथियार भी माइल दी। अब हमने उनकी तारीफ रुक किया, वो सभी टूट चुके थे। हमने उन सभी को खास तरीके से साफ़ किया। वकिया में उनकी क्या बनावट थी, और वो भले चांदी से बनाए गए दी और तलवारें भी सोने और चांदी को पिघला कर बनाई गई थी और उनका वजन लगभग 10 to 15 किलो से ज़्यादा ही होगा। देखो पता लगता था कि ये भला उस टाइम पर और भी ज़्यादा भरी होगा। तो सोचो उसको चैने वाला कितना शक्तिशाली होगा, सोचने से भी नहीं सोचा जा सकता। हमने हर एक हथियार की एक 6 से देख रेख की और अनपढ़ आंचे से रिज आज की क्योंच टू अलग था जो उनको आज से अलग बनाता था। फिर हमें एक बॉक्स मिला था, हमने उसकी और अपना रुख किया और उस बॉक्स पर भी क्योंच लिखा था। हमने यूज डिकोड किया तो उस पर लिखा था कि ये बख्शा राजा के द्वारा सीकर के वक्त जंगल ले जाया जाता था और USME सीकर के टाइम जंगल में समय बिताने का सब इंतजाम रहता था। ए फ्लैट हमने वो बॉक्स खोला तो उसमें क्योंच पुराने जमाने की कुछ चीज़ें मिली, जैसे मोटे पत्थर से हथौड़ा बनाया गया था जो कि रथ की मरामत के लिए होगा शायद, और मसाल जलने के लिए ऑयल था जो इतने सालों में खराब हो गया था। क्योंच किले थी और राशिया थी, कपड़ा था जो कि फट चुका था, शायद वो टेंट बनाने के लिए होगा, और भी बहुत समा था। इस तरह हमने एक एक करके सभी को अच्छे से देखा और सबकी जांच कर उन्हें सरकार को सौंप दिया और अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करने लगे जो कि 1 किले में खजाना मिलने की खबर थी। टू हमें वहां जाकर देखना था। टू हम आराम केन लगे और सो गए। CH-18 खजाने की खोज। ए फ्लैट हम अपने अगले मिशन के लिए तैयार द जैसा कि हमें बताया गया था कि राजस्थान के एक किले के अंदर क्योंच खजाना होने की खबर आई थी और हम वहां के लिए निकल चुके थे और उससे जो डुबकन हमने अपनी गाड़ी में रख लिए द जैसे कि गोल्ड डिटेक्शन मशीन, खुदाई करने का समा और अपने बचाव के लिए सेफ्टी किट, और सभी डिपार्टमेंट में से एक एक लोग हमारे साथ था। अब हमारी टीम निकल चुकी थी एक नए सफ़र पर खजाने की खोज के लिए और थोड़ी देर में हम दिल्ली से राजस्थान के लिए निकल लिए और 5 घंटे की दूरी तय करके हम आखिरकार वहां पहुंच ही गए और हमें टू किले में जाने के लिए किसी से परमिशन भी नहीं लेनी थी। ए फ्लैट रही बात खुदाई की तो उसकी परमिशन हमने वहां की टीम के द्वारा पहले हाई ले ली।
गई थी। अब हम किले के अंदर घुसे और हमने घुसते के साथ ही अपना काम शुरू कर दिया था। एक टीम गोल्ड की तलाश में थी और एक टीम किले की छानबीन के लिए इधर उधर निकल गई। अगर अस किले की बात की जाए तो अस किले में कोई घूमने नहीं जाता था तो उसकी इतने अच्छे से केयर भी नहीं होती थी। हमें वहाँ काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था क्योंकि कदम कदम पर इतने बड़े JHAAD की एक 5 फीट का आदमी आसानी से उसमें समा जाए और दूसरे आदमी को दिखाई ना द। वहाँ की केयर करने की जिम्मेदारी जिस टीम को दी गई थी उसके खिलाफ एक्शन लेने की कंप्लेंट डाली क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है जिसकी केयर हमें करनी चाहिए। और मैं कहानी के पढ़ने वाले श्रोताओं से भी थोड़ी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने पास की ऐसी पुरानी इमारत हो या मंदिर हो या और कोई स्मारक निशानीय हो, उनको बचाना अपनी जिम्मेदारी समझे और यूज लुप्त ना होने दे। तो चलो अब हम फिर से अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यूएस किले का चप्पा चप्पा चलने लगे और खजाने की तलाश में घूमते रहे। हमें अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी और हम इधर उधर तलाश करने पर ही लगे हुए थे। तभी हमारा एक टीम मेंबर एक कुएं जा गिरा। वो तो सुका था कि वो सिर्फ 4 से 5 फीट गहरा होगा। वो पीछे देख कर चल रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया और सीधा कुएं में जाकर गिरा। डे से वो निकलने लगा तो यूज क्यों दिखाए दिया। अब हमने अपनी तीनों टीम को वहां पर बुला लिया। रिसर्च वाली, खुदाई वाली और तेजी सर्चिंग वाली। ऐप वहां पर गोल्ड डिटेक्शन मशीन को लगाया गया तो पहले यूएस मशीन ने एमपीओ गोल्ड दिखाया। MTIB की YHA पर गोल्ड जैसा क्यों हो सकता है तो हमने उसकी खुदाई शुरू की। 3 से 4 फीट खोदने के बाद वहां से एक सोने का बॉक्स निकला। अब बॉक्स में क्या था? सबके मन में एक सवाल था जो सबको इसे ही चुभ रहा था। तो वो बॉक्स हमें दिया गया क्योंकि हम रिसर्च टीम से दी और हमने अपनी रिसर्च शुरू की। उस बॉक्स पर कोई लॉक नहीं था तो हमने उस खोला तो सोने की पत्रिका पर कुछ लाइन लिखी थी और की लगभग 10 पत्रिका थी। अब हमने अन पत्रिका थी की को पढ़ना शुरू किया जिस पर एक कहानी लिखी। ये सुवर्ण पत्रिकाएं राजा के बोलने पर तैयार की जा रही है और इसमें जो भी लिखा जाएगा वो सभी राजमंत्री और राजा जी की सहमति से किया जाएगा। तो राजा और सभी राजमंत्रियों की सहमति से ये तय हुआ है कि राजा आने वाले समय की परिस्थिति को जेहन में रखते हुए अपने राजकोष से 1/4 सोना एक सुरक्षित जगह पर छुपाना चाहते हैं जी कि हम मुसीबत में वो धन इस्तेमाल कर से सके और इसका किसी को पता ना चले। इस वजह से वो इसको किसी ऐसी जगह पर छुपाएंगे जिससे वो राजा और उनके वनसास के साथ साथ उनके खास आदमियों को ही पता रहे। इसके लिए इन स्वर्ण पत्रिकाओं को बनवा कर रखा है और फिर इसे राज कोष में संभाल कर रख दिया जाएगा। इस तरह से लिखी हुई क्योंच और पत्रिकाएं भी थी जिन्हां पर लिखा था कि इस खजाने को जनता के लिए रखा गया है तो जनता को इसके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे पिताजी ने हमसे छुपाया वो हम सबको बताएंगे क्योंकि मुसीबत के समय में आपका धन आपके काम में आ जाए। तो ध्यान एक कहानी सुनिएगा। पूरब दिशा में एक गरीब ब्राह्मण का 2 कमरों का घर था जी। इसमें वो उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते दी। एक दिन चारों बच्चों में लड़ाई हो गई तो अन चारों को अलग अलग जगह बता दिया गया। पुराव वाले को अपने काम स्वयं करने के लिए उस क्योंच नहीं दिया गया और जो पश्चिम में बटा था उस ब्राह्मण ने अपनी झोली द दी और उत्तर वाले को क्योंच धन दिया और दक्षिण वाले को क्योंच भी नहीं दिया। अब चारों जहां बैठे द वहीं से अपनी अपनी दिशा की और सीधे से ऐधे चल दिए। पूरब वाला जगह जगह काम करके व्यापारी बन गया और अपना धन खुद कामा कर खुद ही बढ़ता गया और पश्चिम वाला जितना मांगता सिर्फ उसी से अपना घर चालता और उत्तर वाले ने सारा धन व्यापार में लगा दिया और बैठे बैठे मुनाफा खाने लगा और दक्षिण वाले को क्योंच नहीं दिया था तो वो अपना कार्य खुद करने लगा और परिश्रम पर निर्भर रहता। इस तरह से ब्राह्मण ने चारों को पीछे पलटने का मौका ही नहीं दिया। फिर आखिरी पन्ने पर लिखा था कि इसी कहानी में खजाने का पता है। जो भी मुसीबत में ये पहेली हाल कर लेगा वो ही यूएस खजाने का असली हकदार होगा। ए फ्लैट हम भी अपना दिमाग लगाने लगे। सच में कोई ना कोई बात तो थी जो वो यूएस समय के लोगों को हमसे भिन्न बनाती थी। ए फ्लैट हम इस पहेली को सुझाने में लगे हुए दी। हमारी दूसरी टीम जगह जगह पर खजाने की खोज में लगी हुई थी। अब हम सब इसी गुत्थी में उलझे हुए थे कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। अब सबका दिमाग दौड़ने लगा और सबके सब विचार करने लगे कि आखिर क्या हो सकता है। ए फ्लैट हमने विचार शुरू किया कि पूर्व दिशा वाला लड़का व्यापारी बन गया मतलब धन बढ़ता गया। इसका MTIB व GDA हुआ धन नहीं हो सकता। फिर दूसरा नो आता है पश्चिम वाला लड़का जिसको जोली दी। इसका MTIB ये आता है कि वो भी मांग कर सही लेकिन अपने लिए धन जोड़ ही लेगा। दक्षिण वाले लड़के को खाली हाथ भेजे दिया मतलब वो भी अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करे। अब बचा उत्तर वाला क्योंकि ब्राह्मण भी यूज क्योंच धन दिया था तो 1/4 वाला हिस्सा उत्तर दिशा में ही है।
ए फ्लैट हम ये टू समझ चुके थे कि गड़ा हुआ धन उत्तर दिशा में है, लेकिन किस तरफ कुएं की उत्तर तारफ या दिशा के उत्तर की तरफ। अगर हम कुएं के मुख के हिसाब से चले टू और कॉम्पास के हिसाब से चले टू, दोनों दिशाएं एक दूसरे एक विपरीत थी। अब हम और भी ज्यादा उलझन में फंस गए थे। अब करते भी क्या? एक क्लू था हमारे पास, उत्तर दिशा। ए फ्लैट हमने एक टीम को कंपास के हिसाब से और दूसरी टीम को कुएं के हिसाब से उत्तर की तरफ भेजे दिया। ए फ्लैट हम और विचार करने लगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अब हम विचार करने लगे और देखते ही देखते हमारी नज़र कुएं की तरफ गई। उस पर 2 पिलर खड़े हुए थे जिन पर भगवान की आकृति बनी हुई थी। हमने वो पिलर साफ किए और उन्हें गौर से देखा तो उस पर सूर्य की आकृति बनी हुई थी और उसके पीछे क्यों चित्रकारी बनी हुई थी। अब हम उन्हें समझने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें ज़्यादा खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी हमारे एक सीनियर ऑफिसर ने बोला कि इस स्वाने पत्रिका को सूर्य के सम्मुख लेकर आओ। फिर हमने वो पत्रिका जैसे ही सूर्य के आगे की तो उसके पीछे कोई आकृति बनी हुई थी। वाकई में ये एक अद्भुत कला थी। और अब हमने एक एक करके सभी पत्रिकाओं को देखा और पाया सबके पीछे एक एक आकृति बनी हुई है। और फिर हमने अन आकृति को एक पेपर पर बनाया और उस पर गौर दिया तो वो आकृति एक 4 कमरों से घिरे हुए कुएं की थी जो महल के बीचों बीच था। फिर किया था हमने जहां हम खड़े हुए द VHA गौर दिया और पाया कि ये वही जगह थी जहां पर हम खड़े हुए द बस वो चौथा कमरा टूट चुका था, लेकिन था टू कमरा ही। ए फ्लैट हमने वापस यूएस कहानी पर गौर दिया कि उसमें लिखा था 2 बूढ़े ब्राह्मण और उनके 4 पुत्र, जिसका मतलब था कुएं के वो 2 पिलर जी पार रस्सी से पानी को खींचा जाता था। 4 पुत्र यानी कि 4 कमरे जो राजा के दुरा राजकोष के बनाए गए दी। अन चारों कमरों में धन रखा हुआ था। अब हम पहली को सही से पढ़ पा रहे द वे चारों कमरे दिशा के हिसाब से ही बने हुए दी। अब हमने पहले पूरब वाले कमरे की खुदाई की तो वहां से हमें कम लेकिन क्यों सोना मिला। USME क्यों सिक्के द जो चांदी के दिए बर्तन भी द ग्लास प्लेट कटोटी, जिनको हमने पहले की तरह लेबोरेटरी भेजने का फैसला किया। ए फ्लैट हमने पश्चिम वाले कमरे की खुदाई शुरू की और देखा USME पीतल के सिक्के और तन निकले। क्या बात थी। अब हमारी रिसर्च काम में आ रही थी और हमने अपने काम को जारी रखा। अब काफ़ी रात हो चुकी थी तो हमने वहां से निकलना ही जरूरी समझा और पास में होटल में आराम करने चले गए। लेकिन नींद किसको आने वाली थी? हमारी नींद उड़ी हुई थी। जो चीज़ें हमें मिली थी बस सुवर्ण पत्रिका को छोड़कर बाकी सब हमने अपने रिसर्च सेंटर पर भेजे दिया था। और अगली सुबह हम फंस पहुंचे और तीसरे कमरे में खुदाई शुरू की। तीसरे कमरे में से हमें क्यों सोने के सिक्के और जेवर माइल वो जेवर क्यों अलग थे। इससे पता चलता था कि US जमाने में आदमी भी जेवर पहनते द। हमने वहाँ भी सारा क्यों जान लिया। हमें अभी तक तीनों कमरों से कुल मिलाकर 6 से 7 किलो चांदी और 50 किलोग्राम पीतल और 1.5 किलोग्राम गोल्ड के आसपास मिला होगा। लेकिन अभी जिस सोने का जी कर US पत्रिका में था वो अभी भी हमें तलाश करना था और वही हमारी तलाश जारी थी। हमने अब आखिरी कमरे की छानबीन शुरू की। हमने सारा कमरा चांद मारा और हमें क्यूच और नहीं मिला। हमने सारा कमरा खोद मारा लेकिन क्यूच नहीं मिला सिवाय एक पत्रिका कि वो भी इसी ही थी जैसी कि हमें 10 पेज की कुएं के अंदर मिली थी। अब हमने वो पत्रिका पढ़ी। US पर लिखा था कि जिसको भी ये पत्रिका मिल जाएगी वो सोने के काफ़ी पास पहुंच गया होगा। जैसा कि US पत्रिका में वर्णन करा था उसके आगे का भाग है ये आपको खजाने तक पहुंचने पर मदद करेगा। इस पत्रिका के पीछे एक नक्शा बना हुआ है और उसके हिसाब से चलते चलते आप वहां तक पहुंच जाएंगे। BSS पर इतना ही लिखा था। अब हमने वो पत्रिका मोड़ कर देखी तो उसके पीछे एक नक्शा बना हुआ था और जिस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ था वो शायद कोड लैंग्वेज होगी। वो हमें समझ नहीं आ रही थी लेकिन नक्शा क्यों हद तक समझ में आ रहा था। और उस पत्रिका में ये भी लिखा था कि US एक चा उठाई सोने को भी 4 हिस्सों में दफनाया गया हाल और ये नक्शा आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेगा। ए फ्लैट हमने उस नक्शे पर गौर करना शुरू किया। वो नक्शा जहां उस गड़ा गया था वहां से शुरू था। अब हमने नक्शे को रेड करना शुरू किया और वो नक्शा हमें सबसे पहले कुएं के पास ही लेकर गया और हमने कुएं को फिर से चनना शुरू किया। अब हमने कुएं को लगभग 10 फीट टी के खोद दिया और कुएं में सोना तलाश रहे द लाइकन 10 फीट टी के भी हमें क्यों नहीं मिला और नीचे नीचे जाते जा रहे द। लेकिन हमने मेहनत नहीं छोड़ी और लगभग 15 FT पर जाकर हमें गोल्ड डिटेक्टर मशीन में क्यूच सिग्नल मिला। ए फ्लैट हमारी क्योंच उम्मीद जागी और डे से हाई हमने और नीचे जाने की कोशिश की। वहां से एक सांपों का झुंड निकला और उसने हम पर हमला करा जिससे हमारे क्योंच मजदूर घायल हो गए। लेकिन जहर का असर होने से पहले हाई हमने उन्हें हॉस्पिटल भेजे दिया और उन सांपों को एक्सपर्ट की मदद से पकड़ने में कामयाब हो गए। और फिर हमने हिम्मत करके खुदाई शुरू की। अब गोल्ड डिटेक्शन मशीन तेजी से आवाज केम लगी और हमने डे से आधा फीट गधा और खोदा टू ABKI बार। वहां से हमें क्यों आवाज आनी
शुरू होगी और हमें वहाँ एक और काले रंग का सांप दिखाई दिया और हम कुएं से भर निकले। फिर हमने सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट को नीचे भेजा और देखा कि उसने डे से एक सांप को पकड़ा तो वहाँ से दूसरा फिर तीसरा चौथा पा अंचवा। ये देखकर हमने उस जल्दी ऊपर खींचा तो देखा यूएस कुएं में लगभग 50-60 सांप आ गए। रात होती चली आ रही थी तो अंधेरा भी होने लगा था तो हमने वहीं पर मिट्टी डालनी शुरू की और उस कुएं को वापस से मिट्टी से भर दिया और डिक्लेरेशन में हमने क्यों ना मिलने की बात कही। फिर हमने बाकी जगहों पर भी तलाश करना चाहा लेकिन वहां पर हमें क्यों एनएचआई मिला और आखिरी जगह नक्शे के हिसाब से एक शहर के बीचों बीच लोकेशन आ रही थी जहां हम ना तो खुदाई कर सकते थी और ना वहां बैंड कर सकते थे। इसलिए हमने वो खा जाने वाली बात को रिजेक्शन में डाल दिया और रास चीज को राज रहने दिया। और फिर मैंने जब से निया से पूछो तो उन्होंने बताया कि अगर हम बोले देंगे कि यहाँ पर क्यों है तो ना जाने कितने लोग चोरी छुपे यहाँ पर आएंगे और खुदाई शुरू कर देंगे। अब हम तो एक्सपर्ट की टीम के साथ रहते हैं इसलिए बच गए। काफ़ी लोग बिना क्यों सोचे समझे लग जाएंगे और अपनी जान गंवा बैठेंगे। ए फ्लैट में भी उनकी इस बात से सहमत था और हमारी टीम वापस अपनी मंजिल की तरफ आ रही थी। हम दिल्ली अपने ऑफिस पर पहुंचे और सोने की रिसर्च शुरू की तो पाया गया कि ये सोना लगभग 700 से 800 साल पुराना रहा होगा मुगलों के काल का और मुगलों से बचाने के लिए हाई इमरजेंसी के लिए ये सोना 4 ही एसएसओ में गाड़ दिया गया था। ये देखा मुझे लगा कि पहले के राजा महाराजों में कितना दया और कितनी हिम्मत होती थी क्योंकि वो स्थिति को एंटी हुए अपनी प्रजा के लिए सोचते थे ताकि उनको भविष्य में भी कोई तकलीफ ना हो। ए फ्लैट हमने यूएस सोने को सर की संरक्षण में भेजे दिया और अपनी इस खोज को एक फाइल पर इनकम्प्लीट लिख कर रख दिया ताकि हमें पता रहे कि इसको हम पूरा ना कर सके और इन फ्यूचर अगर किसी को भी इन जगह पर सोना मिलता है तो हमें उसका पहले से पता हो। इससे हमारा सन्ये और लोगों की जान दोनों बच जाएंगी और कुछ समय बाद अगर हो सका तो हम ही वहां पर खुदाई करके इस तथ्य का भी पता लगा लेंगे। इसलिए हमें इसके बारे में पता हो, इसलिए इनका यहाँ होना और संभाल कर रखना भी जरूरी है। उसी रात को मुझे पीटर का फ़ोन आया कि वो क्यों काम से दिल्ली आया हुआ है, वो AKRUs पिक कर ले। मुझे भी 2 मिशन के बाद 1 मंथ का रेस्ट मिला था क्योंकि हमारी रिसर्च कंप्लीट हो GYI थी तो हमें और क्यों चीज़ें खोजनी थी, इसलिए तब तक के लिए आराम दिया गया था। फिर मैंने विकास, निशांत, पूजा और नेहा को कॉल किया और USNO एयरपोर्ट पर बुलाया। निशांत ने अभी NYI काली थी तो वो हमें लेकर एयरपोर्ट पर गया जहां पीटर हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो विकास बोला, और भाई पीटर साहब कैसे आना हुआ, इतने महीनों बाद कहीं हमें भूल तो नहीं गए हो? पीटर ने बोला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम लोग तो मेरे दुखी मैन का सहारा दी और बस क्यूच नहीं तुम लोगों से मिलने का मैन किया टू आ गया। ऐप मिलने के लिए भी प्यूकना पड़े तुम लोगों से भी। नेहा गौरव की तरफ देखकर उससे बोलती कहती है, और भाई सरकारी बाबू के क्या हाल है आजकल? काफ़ी बिजी रहने लगे हो, ना बात करते हो ना मिलते हो कहीं किसी बात से अभी तक। नाराज टू नहीं होना क्यूच टू बैठो, हमें भी कैसी चल रही है तुम्हारी नौकरी? गौरव नेहा की बात का जवाब देते हुए बोला, बिजी नहीं बस इसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां पर नेटवर्क नहीं होते और पूरा दिन रात काम में हाई चली जाती है। फ़ोन की रैफ टू देखने को हाई नहीं मिलता, बस फोटो खींचने के लिए हाई इस्तेमाल होता है फ़ोन ऐप टू। लेकिन ऐप तुम्हारे सब के लिए हाई छुट्टी लेकर आया हूँ, चिंता ना करो, ऐप फुल मस्ती करेंगे जब तक पीटर यहाँ पर है। पूजा ने मुझे जवाब दिया, तुमको एडवेंचर पसंद टू, तुम्हें टू जॉब भी वैसी हाई मिलगी, तुम्हारी टू म्यूराइड पूरी होगी है ना? गौरव ने पूजा की बातों का जवाब दिया कि हाँ ये टू है, सच में बहुत मजे आते हैं, नई रिसर्च करने को मिलती है, नई जगह देखने को मिलती है, सीखने को भी मिलता रहता है, क्यूच ना क्यूच। विकास फिर से बोला, ये बातें तो चलती रहेगी, सबसे पहले हम पीटर साहब को क्यों खिला पीला टू द वर्ण। पीटर बोलेगा, मुझे यहीं पर खड़ा रखकर आपस में ही बातें करने में लगे हुए हैं। ए फ्लैट हम सभी एक होटल पर गए, खाना खाया और निशांत हम सबको अपनी अपनी जगह पर छोड़कर घर चला गया। मैं, विकास और पेतर हम तीनों होटल में रुके और वहीं पर रात बिताई। मेरी ये स्टोरी कैसी लगी और आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या तुम लोग भी मानते हो कि इसी जगहों पर आज भी सोना मिल सकता है? तो मुझे कमेंट्स और मेल की सहायता से बताएं और इसी की क्योंच का सुझाव दे जिस पर आप लोग कहानी सुनना चाहोगे। अभी हमारी ये एडवेंचर काफ़ी चलने वाली है तो हमारे साथ बने रहे और एंजॉय करते में आपका अपना CH19 पीटर का वापस आना 1 पीटर, जैसा कि पहले भी इस कहानी में बताया गया थी कि पीटर USA का रहने वाला था। वो हमसे मिलने और अपने किसी काम से दिल्ली आया था और हम पांचों दोस्त फिर से माइल और पीटर को लेने के लिए एयरपोर्ट गए और वहां से निशांत हमें छोड़कर वापस चला गया था। ए फ्लैट आगे
ए फ्लैट सुबह हुई और हम तीनों यानी गौरव, विकास और पीटर उठे और उठने के बाद नहा धोकर गौरव ने निशांत को फ़ोन लगाया और होटल बुलाया। निशांत गाड़ी लेकर होटल आया और जिस कमरे में पीटर रुका हुआ था यूएस कमरे में पहुंचा और कमरा नॉक किया। गौरव ने दरवाज़ा खोला और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, मिल गया टाइम आने का। हाँ, तुझे सोने से फुर्सत माइल टू, तुझे याद भी आए कि कोई रात से तुम्हारा होटल में इंतज़ार भी कर रहा है। निशांत भी थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ जो सुबह सुबह यहाँ उठकर आया हूँ बिना मतलब सुबह सुबह बकवास, कम से कम आदमी आया है उससे पानी के लिए ही पूछ लो। निशांत ये कहता हुआ अंदर आया और वहां पर कमरे में ही रखे हुए सोफे पर बैठते हुए फर्स्ट से बोला, तुम लोगों ने मुझे टू बुला लिया लेकिन वो दोनों महारानियां कहा है, किसी ने फ़ोन किया उनके पास या फिर मुझ पर हाई जोर चलता है तुम लोगों का। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद निशांत फिर से बोला, ए फ्लैट कोई बोलेगा भी या बोलती बैंड होगी। पीटर निशांत को समझाते हुए बोला, जब एक थोड़ा गर्म हो तब दूसरे को नरमी से पेश आना चाहिए, नहीं तो माहौल और रिश्ते खराब होने का डर रहता है। गौरव हेस्ट हुए पीटर से बोला, पीटर भाई आप ज्यादा टेंशन ना लो, हमारा टू इस चलता रहता है, हम आपस में इसे ही बात करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गौरव फिर से निशांत से कहने लगा कि वो मैं बताना भूल गया था कि पूजा का फ़ोन आया था और वो बोल रही थी कि वो हमको वही रास्ते में नेहा के साथ मिल जाएगी जहां पर वो अक्सर हमें मिलती है। दरअसल जब भी हम पूजा को लेने जाते थे तो वो हमें उसके घर से कुछ दूरी पर एक सिग्नल था वहां पर मिला करती थी और आज भी वो हमें वहीं पर मिलने वाली थी। ए फ्लैट डे से हाई हम लोग चेकआउट करके होटल से बाहर निकलने लगे तभी गेट पर गौरव के कंधे से एक लड़की टकराई और लड़की गौरव के चेहरे को देखते हुए बड़ी खुशी के साथ बोली, हेलो मिस्टर गौरव, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद मिले हो और वो भी इस होटल में, तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? फिर गौरव ने यूएस लड़की का नाम लेते हुए कहा, हे मिस तनीषा। अस लड़की का नाम तनीषा था जो अस होटल में मैनेजर थी। गौरव तनीषा से एक्साइटेड होकर बोला, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मुझे यहाँ और इसे मिलोगी। क्या बात है, तुम यहाँ कैसे और क्या तुमने यहाँ का मरा लिया हुआ है? तनीषा थोड़ा स्टाइल दिखाते हुए बोली, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, आओ एंड कॉफी पीते हुए बात करते हैं। गौरव तनीषा से कहने लगा कि अभी मैं जल्दी में हूँ और बहुत जल्द उससे मिलता है, मे बी टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो। तनीषा गौरव से बोली, चलो जैसा तुम ठीक समझो, ये लो मेरा नो, और जब भी आओ मुझे कॉल कर लेना एक बार। ए फ्लैट इतना कहकर तनीषा एंड चली जाती है और निशांत, गौरव, पीटर और विकास अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। गाड़ी की तरफ जाते हुए निशांत गौरव को खींचते हुए कहता है, क्यों भाई, गर्लफ्रेंड थी क्या जो हमसे मिलवाया भी नहीं? हम भी भाभी को हेलो बोल देते, लेकिन तुमने तो हमारा इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। गौरव थोड़ा शर्माते हुए, क्या क्यों भी, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और परसों दोबारा मिलेगे तो कारा दूंगा, इंट्रोड्यूस क्यों जल रहे हो? सुंदर लड़की देखी नहीं तुम? हरे ड्रामे शुरू चलो अब। पीटर थोड़ा मस्ती भरे अंदाज में बोला, अगर सिर्फ फ्रेंड थी तो गाल क्यों लाल हो गए? हमारे हीरो के क्यों तो बात है, इसे तो नहीं है कि क्यों ना हो, बता दो हमें भी, अगर क्यों हो तो तुम्हारी शादी के बाद ही चला जाऊंगा वापस यूएसए। गौरव, नहीं ऐसा क्यों नहीं है, जब मिलेंगे तब पूछ लेना, अब चलना नहीं है? पूजा और नेहा भी हमारा इंतजार कर रही होंगी वहां पर। निशांत थोड़ा हेस्ट हुए बोला, मैंने कौन सा माना किया, तुम ही भाभी जी के ख्यालों में खोए हुए द वर्ण ऐप तक तो पहुंच भी जाते। ए फ्लैट सब मस्ती के मूड में दी और सब गा उराव के टांग खींचने में लगे हुए दी और इसी मस्ती मस्ती में वो कार के अंदर बैठे। अब निशांत ने पूजा और नेहा के पास एक दम से गाड़ी रोकी जिससे कि गाड़ी के टायर की आवाज़ बहुत तेजी से आए, जिसकी वजह से पूजा और नेहा की चीख निकल गई और वो एकदम से डर गई और हांफते हुए बोली, कुत्ते कमीने, जान ले ले हमारी, इस तरह से कौन गाड़ी रोकता है? अप हाई चढ़ा देते हमारे। निशांत मस्ती के साथ, अगर तुम्हारे ऊपर चढ़ा देता तो फिर मस्ती किसके साथ करता दोबारा? ए फ्लैट सभी लोग हंसने लगे और सबको हंसता हुआ देखकर पूजा और नेहा भी हंसने लगी और हेस्ट हेस्ट गाड़ी में बैठी और नेहा गौरव से बोल, तुम तो कह रहे थे कि हम बस निकलने वाले हैं, लेकिन इतना लेट हम कब से यहाँ खड़े थे? गौरव निशांत की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये है सब फसाद की जाद, मुझसे 10 मिनट्स की बोलकर 2 घंटे बाद आया और फिर बाबूजी मुझ पर ही रौब जमा रहे थे जब इनसे मैं नहीं पूछो। निशांत स्टाइल से बोला, बी कूल यार, थोड़ा बहुत टाइम में ऊपर नीचे होता रहता, इसको लेकर ज्यादा किच नहीं करते, और बताओ अब आगे का क्या प्लान है? सब हेस्ट हुए एक साथ बोले, कैसा प्लान? हमारे पास कोई प्लान नहीं है।
निशांत एकदम सीरियसनेस के साथ पे इचे देखकर बोला, हद है यार, मुझ पर सब चिल्लाए जा रहे हो और किसी के पास कोई प्लेन हाई नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ए फ्लैट सभी जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें देखकर निशांत भी हंसा। तब पीटर ने बोला, पहले किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की तरफ ले लो, पहले हम क्योंच खाएंगे तब देखते हैं कि कहाँ जाया जाए। तब गौरव ने एक्साइटेड होकर कहा कि पीटर के आने की खुशी में पार्टी मेरी तरफ से जो क्योंच कहिएगा वो मैं खिलाऊंगा टू नी। शांत ले चलो फिर रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी को। निशांत ने मजाकिए अंदाज से कहा कि जो आ गया हुजूर, आप जैसा बोलो हम तो वैसा ही कर लेंगे, चलो फिर चलता हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तरफ। ए फ्लैट वहाँ से निशांत ने गाड़ी को एक अच्छे से रेस्टोरेंट की तरफ को घुमा लिया और हम सब रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार दी और हम अब थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में पहुँच चुके थे। रेस्टोरेंट पहुंचकर वेटर बोला, हाँ जी साहब बताइए क्या लेंगे आप सब। गौरव वेटर से बड़े ही प्यार से, ये लोग जो बोले वो सब लेकर आओ, आज ऑर्डर ये लोग देंगे। सब ने अपनी अपनी पसंद का कहना मांगा और प्यार से खाया और खाना खाने के बाद गौरव ने वेटर को क्योंच टिप दी और सब लोग रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी कार की तरफ चले गए। CH20 निशांत का प्रोजेक्ट 1, जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि गौरव, पीटर, निशांत, विकास, नेहा और ओज हम 6 लोग होटल से निकलकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और फिर वहां से खाना खाकर अपनी कार की तरफ निकल पड़े। चलिए अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। ए फ्लैट हम लोग कार में बैठ चुके थे कि अचानक से निशांत का फोन बजा और निशांत ब्रेट हुए बोला, हाँ जी सिर, वो मैं भूल गया था बस में अभी 10 मिनट्स में पहुंचता हूँ सिर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। गौरव निशांत से पूछते हुए, क्या हुआ भाई, कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो हमें पहले ही बता दो यार, हमारी वजह से तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निशांत मेरी बातों का जवाब देते हुए, नहीं नहीं इसी क्योंच बात नहीं है, वो मैंने छुट्टी ली थी ना, उसके लिए फ़ोन था, बॉस ने बोला है अचानक से एक एग्जिबिशन आ गया है और जो बंदा वहाँ जाने वाला था वो अचानक से बीमार पड़ चुका है तो मुझे वहाँ प्रेजेंटेशन देनी होगी। गौरव निशांत से बड़ी उत्सुकता के साथ पूछते हुए, क्यों भाई किस चीज़ एग्जीबिशन है वहाँ? निशांत ने कहा, अपनी अपनी इमेजिनेशन रखनी है वहाँ पर और जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा इन्वेस्टर्स उस पर अपना पैसा खर्च का रेंगे, कंपनी चाहती है कि मैं वहाँ जाकर उन्हें रिप्रेजेंट करूँ। गौरव ने निशांत से बोला, ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी एक इतने बड़े इवेंट में जहाँ इतनी सारी कंपनीज होगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता। निशांत दुखी होकर बोला, यार सभी इतने खुश थे कि सब दोस्त इकट्ठा हुए हैं और अचानक से यूं ही मुझे प्लेन ड्रॉप करके जाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपसेट हूँ और क्योंच नहीं है। गौरव ने निशांत से पूछते हुए कहा कि वैसे ये तुम्हारी एग्जीबिशन है कहाँ पर, नज़दीक में है या फिर कहीं दूर है? निशांत बताते हुए, उसके लिए मुझे अभी मुंबई के लिए निकलना होगा और दूसरी के लिए वापस दिल्ली आना होगा, तो काफ़ी लंबा काम है। गौरव ने चौंकते हुए पूछो, एक दिन में दो जगह अटेंड करनी होगी, ये तो काफ़ी मुश्किल है, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। निशांत ने कहा, 032 नहीं दिल्ली में तो 15 दिन बाद है, वहाँ कल है तो मुझे आज क्या अभी निकलना पड़ेगा? पूजा ने एक्साइटेड होकर बोला, क्या हम भी चल सकते हैं वहाँ पर? निशांत तुरंत बोला, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वैसे मैं भी यही सोच रहा था, फिर अपने चक्कर में तुम सबका टाइम वेस्ट क्यों करना? सभी ने एक साथ बोला, शट अप, इसमें टाइम वेस्ट करना कैसा? पीटर बोलते हुए, वैसे भी हम तो निकले हाई ट्रैवल के लिए है, चलो मुंबई की ही तरफ चल देते हैं, वैसे एक्सिबिशन है कितने दिन की तुम्हारी? निशांत खस होकर बताते हुए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 दिन की है, उसके बाद मेरी छुट्टी AP प्रूव हो जाएंगी, अगली एक्सिबिशन तक तो बोलो चले फिर। विकास ने बोला, चलो तो फिर चलते हैं, सभी दोस्त एक साथ चलेंगे तो इससे अच्छी 8:32 नहीं दिल्ली में तो 15 दिन बाद है, वहाँ कल है तो मुझे आज क्या अभी निकलना पड़ेगा? पूजा ने एक्साइटेड होकर बोला, क्या हम भी चल सकते हैं वहाँ पर? निशांत तुरंत बोला, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वैसे मैं भी यही सोच रहा था, फिर अपने चक्कर में तुम सबका टाइम वेस्ट क्यों करना? सभी ने एक साथ बोला, शट अप, इसमें टाइम वेस्ट करना कैसा? पीटर बोलते हुए, वैसे भी हम तो निकले हाई ट्रैवल के लिए है, चलो मुंबई की ही तरफ चल देते हैं, वैसे एक्सिबिशन है कितने दिन की तुम्हारी? निशांत खस होकर बताते हुए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 दिन की है, उसके बाद मेरी छुट्टी AP प्रूव हो जाएंगी, अगली एक्सिबिशन तक तो बोलो चले फिर। विकास ने बोला, चलो तो फिर चलते हैं, सभी दोस्त एक साथ चलेंगे तो इससे अच्छी रात के 12:32 क्या बात हो सकती है हमारे लिए, फिर तो ट्रिप का मज़ा ही दुगना हो जाएगा।
निशा ने कहा, सही बात है, दोस्तों के बिना ट्रिप का क्या मज़ा, जब दोस्त साथ हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। फिर निशांत ने फ़ोन निकला और अपने एजेंट से 6 टिकट्स निकलवाने के लिए बोला, जो भी मुंबई पहली फ़्लाइट जाएगी। और कुछ देर बाद एजेंट का फ़ोन बजा। एजेंट निशांत को बताते हुए, सिर आपकी सारी टिकट्स बुक हो चुकी है और आपकी फ़्लाइट 2 घंटे बाद की है, तो आपको अभी निकल लेना चाहिए, आपको वहाँ आसानी होगी, अदरवाइज़ टाइम के टाइम निकलोगे तो दिक्कत हो सकती है। निशांत एजेंट से, नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बस अभी निकल ही रहे, वैसे आपने इतने कम समय में हमारे लिए 6 टिकट्स का बंदोबस्त कर दिया, उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। 8:32 एजेंट थोड़ा शर्माते हुए, कैसी बातें कर रहे हो सिर, आप तो हमारे काफ़ी पुराने कॉस्ट में हो, अगर हम आपका भी ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर किसका रखेंगे, बाय द वे विश यू अ हैप्पी जर्नी सर। फिर निशांत ने एजेंट को फिर से शुक्रिया कहा और फ़ोन रखते हाय हम सबसे बोला, गाइस बी रेडी, हमारी फ़्लाइट 2 घंटे में छूटने वाली है, इसके लिए हमें अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा। और हम सब जल्दी से दिल्ली के इगी एयरपोर्ट पहुंचे और बोर्डिंग पास लिया और प्लेन में बैठ गए और कुछ देर बाद एरोप्लेन उड़ा और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के सफ़र में उसने हमें मुंबई पहुंचा दिया था और हम सब वहां पहुंचकर काफ़ी खुश थे। जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकले, वहां पर एक ड्राइवर मिनी बस लिए खड़ा हुआ था और एग्जिबिशन के लिए आए लोगों को उनके होटल तक पहुंचा रहा था। निशांत ने पहले हाई इन्फॉर्मेशन दे दी थी हमारे बारे में, इसलिए उन्होंने पहले से ही हमारे लिए होटल के कमरों का इंतज़ाम कर दिया था। हमने 3 कमरे लिए थे, एक में पूजा और नेहा, दूसरे में पीटर और मैं, तीसरे कमरे में विकास और निशांत। द तीनों कमरों आपस में अटैच थी, इसलिए हमें ज़्यादा इशू नहीं था। फिर वहाँ एक आदमी आया और बोला, हे मेरा नाम युवराज है और मैं इस एग्जिबिशन का काम देख रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। निशांत ने हाथ मिलाए हुए कहा, हेलो मेरा नाम निशांत है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपके होते हुए हमें किस चीज़ की तकलीफ हो सकती है। युवराज बोलते हुए, सिर मैं ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आज रात को आपको एग्जीबिशन के लिए पहुँचा है, तो याद से पहुँच जाना, आज प्रेजेंटेशन का दिन है ना, तो आज आपको अपने प्रोजेक्ट की पीपीटी बनाकर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है और कल उसका मॉडल बनाना है, तो अब मैं शाम को आता हूँ। गौरव एक्साइटेड होकर निशांत से बोलते हुए कि भाई हमें तो बता दो किस चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट बनाया है, हमें तो पता हो एक दोस्त होने के नाते। निशांत हेस्ट हुए, शाम होते हाई देख लेना, और हाँ ये प्रोजेक्ट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बस आप लोग देखते रहो। पूजा बोली, इसे क्या बना दिया ऐप 2, मेरी उसको देखने की जिज्ञासा हाई बढ़ गई है। फिर शाम के समय युवराज आया और हमें और बाकी कुछ लोगों को बस में साथ लेकर वो एग्जिबिशन के लिए निकल पड़ा और वहाँ एग्जिबिशन के लिए पैच कर हम बाकी लोगों से माइल ऑफर। थोड़ी देर बाद मेरा भी नो आने वाला था। सेंटेशन का सभी लोगों के प्रेजेंटेशन एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि निशांत की प्रेजेंटेशन अच्छी हाई होगी। ए फ्लैट निशांत की बारी थी अपनी प्रेजेंटेशन देने की, तो निशांत ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू किया। गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं आपका इस एग्जिबिशन में आने का और मेरी बात यहाँ रखने देने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि हम रियल एडवेंचर पार्क बनाएंगे जहाँ पर लोग काफ़ी तरह की एक्टिविटी कर पाएंगे और हम इस पार्क में सभी तरह के थीम रखेंगे जो हमारे इंडियंस के कल्चर को डिस्क्राइब करेगी, जैसे हमारी ओल्ड टाइम की लिविंग और बाकी बहुत सी चीज़ें जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और हम एक अच्छा एडवेंचर हब बना सकते हैं ट्रैवलर्स के लिए। निशांत ने अपनी पीपीटी में कुछ फोटो भी एक्सप्लेन किए और वो देगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमने टाइम ट्रैवलिंग के दौरान पहला दृश्य देखा था। वाकई में निशांत की सोच अच्छी थी, उसने ये प्रोजेक्ट ये सोच कर बनाया था कि आजकल के बच्चे जो पुरानी लिविंग को भूल चुके हैं, उन्हें अपने कल्चर के बारे में पता चल सके। ए फ्लैट निशांत ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की, लास्ट निशांत की थी, इसलिए हम वहां से निकल लिए होटल के लिए और होटल पहुंचकर पूजा थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, यार निशांत तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी है यार, मेरा टू यूज़ देखा करवा जाने का मन करने लगा। निशांत थोड़ा सा निराश होकर बोला, मुझे नहीं लगा किसी का इसमें इंटरेस्ट था, लगता है इतनी मेहनत बेकार चलीगी मेरी, अब तो कल का मॉडल पेश करने का मन नहीं कर रहा। पीटर बोला, तुम निराश ना हो, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अटैच रखेगा। गौरव निशांत का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए, इसे हिम्मत नहीं हारते, मॉडल में हम जी जान लगा देंगे, अब तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमें भी पता है, कल मॉडल पेश करेंगे तब देखना। निशांत थोड़ी सांसें भरते हुए बोला, आई होप सो, जैसा तुम लोग बोल रहे हो ऐसा ही हो, मेरी और मेरी कंपनी की उम्मीदें बहुत है इस प्रोजेक्ट से। ए फ्लैट काफ़ी रात हो चुकी थी क्योंकि एग्जिबिशन काफ़ी लंबी चली थी, तो हम सब अपने अपने रूम में चले गए और निशांत काफ़ी निराश महसूस कर रहा था। गौरव पीटर से थोड़ा दुखी मन से बोला,
बेचारे ने इतनी मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया था और अब वो प्रेजेंटेशन से हाई काफ़ी परेशान हो गया, तुमको क्या लगता है? पीटर थोड़ी मुस्कान के साथ बोला, देखना प्रोजेक्ट उसको ही मिलेगा, तुम सब आराम से सो जाओ और अब कल सुबह ही देखेंगे कि प्रोजेक्ट की खुशी में निशांत का क्या एक्सप्रेशन होता है। गौरव पीटर से, तुम इसे कह रहे हो जैसे कि तुमको पक्का यकीन जो कि प्रोजेक्ट निशांत को ही मिल जाएगा। पीटर गौरव से थोड़ा हेस्ट हुए और थोड़ा अकड़ के बोला, ए फ्लैट सोने भी दोगे? देख नहीं रहे हो कितनी रात हो गई है? जो तुम सब ने निशांत से वादा किया है उसका मॉडल बनाने के लिए, उसका क्या? गौरव थोड़ा जोश में साथ बोला, वादा इसे ही तोड़ी किया, देखना हम मॉडल के लिए जान लगा देंगे, हमसे अच्छा मॉडल किसी का होगा ही नहीं। गौरव और पीटर दोनों बात करते करते सो गए और सुबह जब निशांत ने दरवाज़ा बजाया तब वो उठे और गौरव हल्की सी नींद में ही बोला, सुबह हो गई क्या या रात में नींद नहीं आ रही, इस वजह से हमको भी जागा दिया। निशांत थोड़ा गुस्सा होकर बोला, यार कैसे दोस्त हो तुम जो एक दोस्त की माँ दाद के लिए टाइम पर नहीं उठ सकते। पीटर निशांत से बोला कि तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, अभी 2 घंटे है एग्जिबिशन शुरू होने में, इसलिए टेंशन ना लो, कूल रहो। तब तक नेहा और पूजा दोनों आगी और बोली, हम तैयार है चलने को, और मेरी तरफ इसरा करके बोली, इन जनाब का क्या करे, ये इतिहासकार हमें हमेशा लेट हाई करवाते हैं। गौरव पूजा से, कब कराया वैसे मैंने तुझे लेट, बाय द वे मुझे ज़्यादा टाइम NHI लगना में अभी आया 2 मिनट्स में। ए फ्लैट में भी जाकर रेडी हो चुका था और हम सब एग्जीबिशन के लिए निकल लिए दी और वहां पहुंचकर हमने अपना मॉडल बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया। उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से शुरू होता, हॉली हमें ज़्यादा जगह नहीं मिली थी तो हमने उसमें पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की, जैसे कि हम पहले टिकट काउंटर से अपना बैंड जगह पर साउंड के लिए हमने स्पीकर का प्रयोग किया था और घरों को हट्स के रूप में डिजाइन किया था और फिर उस थोड़ा थोड़ा करके यूज मॉडिफाई करके हमने कुछ फ्यूचर की कल्पना दिखाई थी उसमें, लेकिन साउंड जो था वो काफ़ी गजब भूमिका निभा रहा था। इस बार इन्वेस्टर्स को वो अच्छा लगा और उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और सभी देखने के बाद इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसा पीटर के प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने की हामी भर दी और दूसरे प्रोजेक्ट पर भी नज़र रखी, जैसे VR गेमिंग द नेक्स्ट लेवल गेमिंग को भी प्रायोरिटी दी। ए फ्लैट हम लोग एग्जीबिशन से निकलकर अपने अपने रूम में आ चुके द निशांत को JECT मिलने की खुशी में हम सब काफ़ी खस दी और हमने अगले सुबह की टिकट भी करवा लिए द तो हम सब ने जल्दी सोने का फैसला किया और बिना कुछ देरी करे अपने अपने रूम में जाकर लग गए। टैब मी पीटर से बोला, भाई तुम्हें कैसे पता था कि ये प्रोजेक्ट निशांत को हाई मिल गया, इसका कोई तो कारण होगा। हाई पीटर गौरव से बोला, ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को पता ना चलने पाए कि उनसे एक इन्वेस्टर मी भी था, मेरी जगह कोई और आया था प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए। गौरव खुशी से, क्या बात कर रहे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये सब इतने झंझट की जरूरत नहीं पड़ती। पीटर थोड़ा सीरियस होकर बोला, नहीं अगर ये बात निशांत को पता चल जाती तो यूज लगता कि मैं इस पर कोई एहसान कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने बता जरूरी नहीं समझा। गौरव पीटर से, दोस्त ये तुमने सही किया, अगर यूज पता चल जाता तो वो कभी लेता हाई नहीं अपने अंडर में। ए फ्लैट बात करते करते हम लोग सो गए, मगर वाकई में बहुत बड़ा दिल तो रखता हाई था पेटे, लेकिन दिल के साथ साथ संज भी रखता था। वाकई में सही मायने में दोस्ती किसे कहते हैं उसने हमें बता दिया था।